चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम D2H। प्रथम गोयल, सिद्धि अग्रवाल, अर्जुन पांडे, प्रथम अभिषेक, काजल, निखिल, पलक है ना, KM प्रिया, कुमारी प्रिया, नाव्या गुप्ता, तनु सिंघल, हर्षिता, कनक, अंकिता, नीति राजपूत, गीतिका भोला, टिया अग्रवाल, प्रिया सिंह, अंशिका, श्रुति श्रीवास्तव। उसके बाद जो सब ज्वाइन करेंगे सबको गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए जी, तो स्टार्ट किया जाए। 3 छोटे छोटे चैप्टर्स आज करने हैं हमें, है ना। एक्चुअली इसमें से एक चैप्टर जो था वो तो बहुत बड़ा था पहले, अब वो छोटा हो गया है ना। तो चलिए, SBEC के अंदर अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, IDRA 1951 एंड MSME Act 2006। तो चलो एक बार चैप्टर का नाम बोलो, एक बार और 3 बार नहीं बोलते एग्जैक्टली, जोर जोर से। एक्चुअली इसके अंदर 2 एक्ट हैं, IDRA अलग है और MSME अलग है, वो अलग बात है। एक ही फैमिली का ये 2 एक्ट है। IDRA बड़े इंडस्ट्रीज के लिए है और MSME छोटे इंडस्ट्रीज के लिए है ना। तो IDRA इज फॉर बिग इंडस्ट्रीज, है ना, बिग इंडस्ट्रीज। लिखना चाहो तो लिख लो जहां चैप्टर स्टार्ट हो रहा तुम्हारा। एंड MSME इज फॉर माइक्रो, नाम में ही है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो सबसे छोटा इंडस्ट्री कौन है, माइक्रो। उससे बड़ा कौन है, स्मॉल। उससे बड़ा कौन है, मीडियम। और सबसे बड़ा कौन है, लार्ज बोल दो या बिग बोल दो, है ना। आप लार्ज भी लिख सकते हैं, लार्ज। तो ये 4 तरीके की इंडस्ट्रीज होते हैं। बोलो सबसे छोटा कौन होता है, माइक्रो। उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा है उस पर सबसे ज्यादा लॉ लगेगा। तो सबसे ज्यादा लॉ लगने वाला जो एक्ट है वो कौन है, IDRA। क्या नाम है, IDRA। और बाकी जो बचे गए 3 छोटे छोटे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, उसके लिए अलग से एक्ट है। ठीक है। जो बड़ा होता है उसको रेगुलेट किया जाता है, जो लेकिन छोटा होता है उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, उसको उल्टा बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है ना। ठीक है। तो MSME में आप देखेंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट वर्ड होगा, लेकिन IDRA के अंदर देखेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा, रेगुलेशन भी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए शुरू करें। पहले अगर तुम लोगों के पास पुराना बुक होगा तो इसमें दोनों चैप्टर अलग अलग होंगे, IDRA अलग होगा, MSME अलग होगा, बहुत पुराना वाला बुक होगा। तो लेकिन न्यू सिलेबस में जो ICSI ने फिर से नया मॉड्यूल जो लेके आया है उसमें उन्होंने क्या कर दिया, IDRA का कंटेंट कम कर दिया, MSME का कंटेंट कम कर दिया। मॉड्यूल में तो हमेशा से ये दोनों मिला के एक ही चैप्टर था, वो तो मैंने अलग अलग किया हुआ था जब बड़े बड़े चैप्टर्स होते थे, लेकिन अब चूंकि कंटेंट बहुत छोटा हो गया तो मैंने एक ही में डाल दिया, है ना। तो अब पुराने बुक से कंपेयर करोगे तो इन दोनों ही चैप्टर में आपको कंटेंट मिलेंगे बहुत कम। तो चलिए शुरू करें फिर। चलो, चैप्टर का नाम मालूम है ना, IDRA एंड MSME, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना। चलिए जी, शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी उससे भी कम है, लेकिन वो तो मैं थोड़ा सा इमोशन में आके, चूंकि मैं ज्यादा पढ़ाया करता था तो 1-2 कॉन्सेप्ट में फिर भी ज्यादा पढ़ा दे रहा हूं। अगर देखा जाए तो आपके मॉड्यूल में बहुत कम है अब। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं IDRA के बारे में। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं अभी, IDRA। बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, MSME के बारे में, है ना। तो यहां तुम चाहो तो लिख लो, यहां से स्टार्ट अभी पहले हो रहा है IDRA। क्या स्टार्ट हो रहा है अभी, IDRA 1951। ठीक है। अब IDRA का फुल फॉर्म पहले देखो। IDRA का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, है ना। कहीं ना कहीं इसके एक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव है, एक तो इंडस्ट्रीज को क्या करना, डेवलप करना, और इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ने पे रेगुलेट करना। तो ये दोनों चीज याद रखोगे तो एक्ट का नाम अपने आप याद हो जाएगा। बताओ, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इंडस्ट्रीज को 2 तरीके से, अच्छा इंडस्ट्री का मतलब IDRA पर है तो बिग इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज। MSME पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री का मतलब क्या समझेंगे, छोटे इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। तो IDRA के अंदर हमेशा मानना द इंडस्ट्री इज बिग और द लार्ज। तो जितने लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना और उनको क्या करना, रेगुलेट करना। ये ऑब्जेक्टिव है किसका, एग्जैक्टली IDRA का। ठीक है जी। अब सुनो IDRA क्यों बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। जैसे कहा जाता है ना कि इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए
इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है। क्या बनती है? इकोनॉमिक पॉलिसी। और इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनता है? इकोनॉमिक लॉज। ये बनता है ना, ये होता है। तो इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक लॉज आर मेड। अब आईडीआरए इज वन ऑफ द इकोनॉमी लॉ, है ना। तो इसी तरीके से इकोनॉमी जब बोलते हैं तो मैक्रो लेवल पे है। इसी में अगर हम इंडस्ट्री कह दें तो इंडस्ट्री माइक्रो लेवल पे हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री से ही क्या बनती है? इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक इंग्रेडिएंट है ना इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो इकोनॉमी कहां से होगा, है ना। अच्छा, सिर्फ इंडस्ट्रीज ही इकोनॉमी में होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इकोनॉमी मैक्रो है और इंडस्ट्री माइक्रो है, मतलब उसी का एक छोटा सा ये क्या है? पार्ट। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनता है। क्या बनता है? सरकार क्या बनाती है? हर साल या 5 साल में क्या बनाती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट है भारत में? आईडीआरए 1951। तो कहीं ना कहीं आईडीआरए जो लॉ है वो लॉ इसलिए है क्योंकि उससे हमको क्या करना है? सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है ना। आप एरो इधर ले लो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाया गया है? आईडीआरए। ठीक है, तो यहां पर वर्ड लिख देंगे इंप्लीमेंट, यहां पे वर्ड लिख देंगे इंप्लीमेंट। ठीक है, तो तुमसे कोई पूछे बताइए आईडीआरए क्यों है, तो सर आईडीआरए के नाम से लग रहा है इंडस्ट्रीज को डेवलप और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। बाकी ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू सरकार अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भारत में इंप्लीमेंट करती है। मतलब जैसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा ऐसा आईडीआरए दिखेगा आपको। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज आएगा तो कहां चेंज आएगा? आईडीआरए में चेंज आएगा। उसी तरीके से कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में चेंज आता है तो फेमा में चेंज होता है कि नहीं। कंज्यूमर पॉलिसी में चेंज आता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है? चेंज आता है। बात समझ में आया नहीं आया पहले बताओ? तो चलो जल्दी से इसको उतार लो तुम लोग। ठीक है, तो आईडीआरए इज एन एक्ट टू डेवलप एंड रेगुलेट द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड इट इज अ मीन्स टू इंप्लीमेंट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, इंप्लीमेंट लिखा हुआ क्या? अच्छा, कर्टेन की वजह से तो एक बार उसमें देखना, वहां पे है, वहां पर चल रहा है। ये थोड़ा सेटिंग अभी ठीक करेंगे हम इसको। तो एक बार तुम लोग बोल के सुनाओ मुझे कि व्हाट इज आईडीआरए। तो आईडीआरए इज एन एक्ट टू डेवलप एंड रेगुलेट द बिग इंडस्ट्रीज और द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड इट इज अ मीन्स टू इंप्लीमेंट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जैसा इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगा ऐसा ही आईडीआरए होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज आएगा तो आईडीआरए में भी चेंज आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, हटाऊं? हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो आईडीआरए इज वन ऑफ द इकोनॉमिक लॉ, इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिक लॉ। ठीक है, चलिए लाइन बनाएं। देखो, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द country. The object of IDR is to provide the central government a means to implement the industrial policy. सरकार की जैसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी ऐसा ही आपको आईडीआरए दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्ट को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है। तो इस एक्ट को एडमिनिस्टर करने का जो पूरा का पूरा हायरार्की है वो इस तरीके से है। आईडीआरए को एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें मैं कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दूं तो तुम क्या समझना? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके नीचे एक डिपार्टमेंट है, मतलब उस मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट है डीआईपीपी, जिसको फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। वो देखता है। उसके अंदर भी एक सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस है। नाम से लग रहा है कि ऐसा सेक्रेटेरिएट है जो इंडस्ट्री को क्या देता होगा? असिस्टेंस को दिक्कत उक्कत आती होगी तो। उसके नीचे भी एक एंटरप्रेन्योर असिस्टेंस यूनिट है, मतलब ये जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं इन लोगों को क्या करते हैं? ये असिस्ट करते हैं। तो ये मतलब देखा जाए तो 3 डिपार्टमेंट को मिला के एक मिनिस्ट्री है। ऐसे यही 3 डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ऐसे तो इस मंत्रालय के अंदर बहुत बहुत डिपार्टमेंट होते होंगे। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट है, 5 ईयर प्लान का अलग डिपार्टमेंट है, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग है, नहीं है?
तो ऐसे ही ये भी बहुत बड़ा मंत्रालय है। इस मंत्रालय के कौन से डिपार्टमेंट डील करते हैं इंडस्ट्री से जनरली? पहले तो DIPP, SIAEAU, तो इन सबको पहचान लो। ये सारा का सारा चार्ट आप उतार लो। अगर बुक में मुझे लगता है बना हुआ है क्या ये? अगर बुक में बना हुआ है तो ठीक है, नए वाले बुक में भी बना हुआ है ना, तो ठीक है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अब स्कोप ऑफ द एक्ट, एक बात बताइए, ये एक्ट इंडस्ट्रीज के लिए है, तो इस एक्ट का दायरा कहां तक सीमित होगा? इंडस्ट्रीज तक ही। क्या ये उस पे लगेगा अदर देन इंडस्ट्रीज पे? किसी इंडिविजुअल पे लगा दोगे, किसी के घर पे लगा दोगे? ये ना, एक्ट है इंडस्ट्रीज के लिए, तो एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द इंडस्ट्रीज। अच्छा, सारे इंडस्ट्रीज मतलब इलीगल इंडस्ट्री भी, जैसे किडनैपिंग इंडस्ट्री, उसको भी डेवलप करेगा, उसको भी रेगुलेट करेगा? बताओ, हैं? स्मगलिंग इंडस्ट्रीज, ये सब नहीं ना। तो जो लीगल इंडस्ट्रीज होंगे, अब कौन से लीगल होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं लिस्ट बनाया होगा। तो इस एक्ट के लास्ट में एक शेड्यूल फर्स्ट है। क्या शेड्यूल, ऐसे जानते हो ना, हर एक्ट के लास्ट में बहुत सारे शेड्यूल होते हैं और लिस्ट विस्ट वहीं दिया जाता है। तो इस एक्ट के भी लास्ट में शेड्यूल है। तो जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें उन्होंने नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। तो शेड्यूल फर्स्ट में जो जो इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ है, ये एक्ट सिर्फ उसी इंडस्ट्री के ऊपर लगेगा और उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं उसको हम? शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। तो देखो, IDRA एक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे और जरूरत पड़ने पे रेगुलेट करेंगे, लेकिन सारे इंडस्ट्रीज या सर्टेन इंडस्ट्रीज? अब सर्टेन इंडस्ट्रीज का लिस्ट कहां मिलेगा आपको? फर्स्ट शेड्यूल में। और उसी सारे इंडस्ट्रीज को किस नाम से पुकारा जाता है? शेड्यूल्ड इंडस्ट्री। तो तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज शेड्यूल्ड इंडस्ट्री, तो क्या बोलोगे? शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जिसका नाम कहां लिखा हुआ है? IDRA के फर्स्ट शेड्यूल में। याद रहेगा तुम लोग को? ठीक, कुछ का नाम बता देता हूं, चलिए बोलो, दो कुछ का नाम बोलो। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल्स, फ्यूल। क्या ये इतने ही है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगे। तो आप मान के चलो लीगल इंडस्ट्रीज, इलीगल इंडस्ट्रीज को क्यों बेकार में बोलेगा? ठीक है। बाकी IDRA का स्कीम अगर मैं आपको बताऊं, खैर अब पूरी स्कीम की सारी बातें तो आपको नहीं पढ़नी है, कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसे होता था पहले। IDRA का पहला ऑब्जेक्टिव तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है। तो डेवलप कैसे करता था? सो सुनो, डेवलप करने के लिए कुछ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाया गया था। सेंट्रल का मतलब एक ही होगा ये। और बहुत सारे डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए गए थे। काउंसिल्स लिखा हुआ छूट गया। बहुत सारे क्या बनाए गए थे? डेवलपमेंट काउंसिल्स, जो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होता था। तो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, ये तो सबके लिए एक होता था, वन फॉर ऑल। और ये जो डेवलपमेंट काउंसिल होते थे, ये होते थे इंडस्ट्री स्पेसिफिक। क्या होते थे? इंडस्ट्री स्पेसिफिक, मतलब हर इंडस्ट्री का अलग अलग। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अलग, टेलीकॉम इंडस्ट्री का अलग, है ना? बात समझ में आ गई? लिख लेना ये चीज। तो बताओ, IDRA का पहला ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रीज को क्या करना? डेवलप करना। डेवलप करने के लिए उन्होंने बनाया था सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जो होगा पूरा एक। और बहुत सारे बनाए गए थे डेवलपमेंट काउंसिल, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग होते थे। क्लियर है ना? चलिए, अब बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं आपके सिलेबस से। दूसरा, रेगुलेटरी एस्पेक्ट, कि हम इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे? रेगुलेट करने के लिए क्या करते थे? रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रखे थे और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रखे थे। रजिस्ट्रेशन होता था फॉर, लिखना चाहो तो यही लिख लेना, फॉर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। I/U का मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और लाइसेंसिंग होता था फॉर न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो बताओ, रेगुलेटरी जो एस्पेक्ट था उसमें एक तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी। रजिस्ट्रेशन में कौन आते थे? एग्जिस्टिंग वाले। और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट किनके लिए थी? न्यू वालों के लिए। तो ये ध्यान रखना, एग्जिस्टिंग, कहीं पर रजिस्ट्रेशन वर्ड लिखे तो समझना वो एग्जिस्टिंग के लिए है, कहीं लाइसेंस लिखे तो समझना न्यू के लिए, है ना? अब रेगुलेट कैसे करेगा किसी को भी? पहले उसके बारे में जानेगा। तो बोलता था हम मेरे से रजिस्टर्ड कराओ भाई, तो रजिस्टर्ड कराओगे तो तुम सारे अपने डॉक्यूमेंट दोगे, तो डॉक्यूमेंट जहां जमा करोगे उनको तुम्हारे बारे में मालूम चल जाता था। लाइसेंसिंग में भी यही है कि लाइसेंस लेने जाओगे तो तुम अपने बारे में सब कुछ बताओगे, तो लाइसेंस के प्रोसीजर में वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाएगा, फिर वो तुमको क्या करता रहेगा? रेगुलेट। ठीक है जी? हाँ, क्या I/U है? I/U इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, I/U, और ऑब्लिक को कोई एल बना दिया तो इलू इलू हो जाएगा। I/U, तो इलू इलू मत लिख देना कोई,
आई ऑब्लिक यू, आई ऑब्लिक यू है, ठीक है, याद रहेगा। चलो, आई ऑब्लिक यू का मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ठीक है जी। तीसरा होता था कंट्रोल। अब जैसे कोई इंडस्ट्रीज के अंदर फ्रॉड हो रहा है, तो पहले तो उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता था, और इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता चला कि फ्रॉड कुछ ज्यादा ही हो चुका है, उससे जुड़े हुए मैनेजमेंट क्या है, एकदम घटिया है, तो सरकार उस इंडस्ट्री का क्या कर लेती थी, टेक ओवर अपने कब्जे में कर लेती थी। बात समझ में आ गया, मतलब कर लेती है अभी भी। मतलब आइडिया आ रही है कि बताओ तीन एस्पेक्ट। पहला डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या बनाए गए, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहते थे कि इंडस्ट्रीज को डेवलप और रेगुलेट करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए। इट इज वन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक। सेकेंड, डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाए जाते थे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते थे, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग। रेगुलेटरी एस्पेक्ट कैसे रेगुलेट करता था, रेगुलेट करने के लिए पहले वो चाहता था कि वो तुम्हारे बारे में जाने, तो उसके लिए वो इंडस्ट्री को बोलता था कि तुम रजिस्ट्रेशन कराओ मेरे साथ, सरकार के साथ क्या कराओ, रजिस्ट्रेशन। तो वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए क्या होता था, रजिस्ट्रेशन, और जो न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बनेंगी उनके लिए क्या होता था, लाइसेंसिंग। न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनके लिए क्या होता था, लाइसेंसिंग, ठीक। तीसरा, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो कंट्रोल एस्पेक्ट, कंट्रोल में पहले इन्वेस्टिगेशन कराया जाता था, उसके बाद फ्रॉड का कारण पता करने के बाद फिर उसका जरूरत पड़ने पे टेक ओवर भी किया जा सकता है। समझ में आ गया। चलिए जी, अब आप कहोगे कि सर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है, न्यू वाला क्या होता है। तो तुम लोगों ने एक डेफिनेशन है जो तुम्हारे बुक में तो अब नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होता है, सो सुनो, पहले देखना है ध्यान से, बहुत टेक्निकल है ना। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं क्लास में आया, तो मेरे आने से पहले अगर तुम लोग कोई बैठा है तो मेरे लिए एग्जिस्टिंग है, लेकिन मेरे क्लास में आने के बाद कोई नया आया तो मेरे लिए वो न्यू है। तो न्यू के लिए लाइसेंस, एग्जिस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले किसके बारे में, एग्जिस्टिंग के बारे में। तो सुनो, एग्जिस्टिंग क्या, तो यहां पर आएंगे कौन, टीचर आएगा, सर आएगा, या एक्ट आएगा, एक्ट। तो 1951 में एक्ट आया, तो 1951 में एक्ट आया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत में इंडस्ट्रीज 1951 में आई, इंडस्ट्री तो पहले से चल रही थी। तो एक्ट के आने से पहले जो इंडस्ट्री चल रही थी, और उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी, अंडरटेकिंग का मतलब सब कुछ होता है, अंडरटेकिंग का मतलब हो गया उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई दुकान, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई फर्म, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कंपनी, ये सब क्या कहलाता है, अंडरटेकिंग। बहुत सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मिलकर एक इंडस्ट्री बनाते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पहले इस तुम लोगों ने एक काम करो, पहले इंडस्ट्री समझो कि इंडस्ट्री कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, एक इंडस्ट्री बनाऊंगा मैं, ठीक है, मैं कुछ कंपनी का नाम ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जैसे कंपनी का नाम ले रहा हूं भारती एयरटेल लिमिटेड, फिर एक कंपनी का नाम ले रहा हूं रिलायंस, सी है रिलायंस जियो लिमिटेड, फिर एक कंपनी का नाम ले रहा हूं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मान लो यही अगर नाम है तो वी, ये ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट होता है सर, वी ऐसे बोलता रहता ना, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट कर देगा, लास्ट में बोल देगा वी, है ना। तो वी लिमिटेड, मान लीजिए कि एयरसेल लिमिटेड, ऐसे खत्म हो गया एयरसेल लिमिटेड। अब देखो, ये चार कंपनीज हैं, ये चार क्या हैं, कंपनीज हैं। तो इन चारों को बोला जाएगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। क्या बोला जाएगा, आई ऑब्लिक यू, आई ऑब्लिक यू, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्या, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, कोई दुकान हो गया, इवन दुकान तक क्या है, अंडरटेकिंग है। बात समझ में आ गया। मतलब अंडरटेकिंग मतलब एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब तो कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे के सारे एंटरप्राइज एक सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी का नाम टेलीकम्युनिकेशन है ना। तो ये कौन सी इंडस्ट्री कहलाई, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री किसी स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, इंडस्ट्री तो एक कॉन्सेप्ट है। जब बहुत सारे लोग एक जैसा काम करने लगते हैं तो उस काम को हम क्या नाम दे देते हैं, इंडस्ट्री। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए, ठीक है। तो एक्टिविटी का नाम इंडस्ट्री है, उस एक्टिविटी को करने वाले लोग को क्या कहेंगे हम, अंडरटेकिंग। क्या कहेंगे, अंडरटेकिंग। तो इंडस्ट्रियल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कौन कौन से इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आएंगी, जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रही होंगी। अब जैसे मेरा कोचिंग इंडस्ट्री, तो कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई कंपनी बना के कोचिंग चला रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म बना के कंपनी चला रहा है, कोई प्रोप्राइटरशिप में कंपनी कोचिंग चला रहा है, ये सब कोचिंग इंडस्ट्री के माने जाएंगे।
अब सर्विस इंडस्ट्री, जैसे मेरा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्म है, तो मैं सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो मेरा फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो पहले एक काम करो, इंडस्ट्री का डेफिनेशन लिखो। पहले ये बना लेना चार्ट, ये वाला, और उसके नीचे लिखना है इंडस्ट्री का डेफिनेशन। पुराने वाले बुक में मैंने लिखवाया होगा किसी के पास, क्या लिखवाया बताओ तो, वही लिखवाता हूं सबको। हाँ हाँ, लिखो लिखो, सब लिखो, मुझे बताना। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ, लिखो, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर चार्ट उतार लेना। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच pertains to PERTAINS, pertains का मतलब belongs to, तो ब्रैकेट में belongs to भी लिख सकते हो, which pertains to oblique belongs to same industrial activity, ये ना, same industrial activity लिख लिया। तो इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का ग्रुप है जो सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, और उन्हीं को ग्रुप में इकट्ठा कर दो तो वही एक्टिविटी क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री। ठीक है, लिख लिया ना तुम लोगों ने? जैसे यहां पर 4 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, अब वो काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक। क्या काम कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन। तो इंडस्ट्री का क्या नाम पड़ गया? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, कोई दिक्कत? बीच में मैंने लिखा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम क्या पढ़ रहे थे? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ना। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब एक्ट के आने से पहले जो दिख रहे थे। ठीक है, अब देखो एक्ट तो भाई 2 तरीके का हो सकता है, जैसे पहला देखो, अच्छा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में तो वही इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आएंगी ना जो जिसका नाम शेड्यूल फर्स्ट में होगा। जैसे मालूम चला एक्ट के आने से पहले 2-3 क्रिमिनल थे और वो किडनैपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो क्या आप उसको भी बोल दोगे एग्जिस्टिंग, या शेड्यूल फर्स्ट वाले ही चेक करेंगे हमेशा? शेड्यूल फर्स्ट वाले। तो सुनो, जब एक्ट पहली बार आया तो उस समय जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या इंडस्ट्रीज पहले से चल रही थी और जिसका नाम शेड्यूल फर्स्ट में था, जैसे एक्ट आया, एक्ट आने के बाद अपने एक्ट जब आया होगा तो अपने साथ शेड्यूल भी लेके आया होगा। शेड्यूल में मालूम चला उस समय था मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पहले से चल रहे थे वो इस एक्ट के लिए एग्जिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो देखो यही लिखा हुआ है कि इस 1951 में ये एक्ट आया होगा, तो 1951 में जब ये एक्ट आया तो शेड्यूल 1 में उस समय क्या लिखा हुआ था? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जितने भी दुकान उकान फैक्ट्री पहले से चल रहे थे वो सब क्या कहलाएंगे? एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। उनको कहा गया कि अब एक्ट आ गया है, तुम जल्दी से इस एक्ट में रजिस्टर हो जाओ। क्लियर है? अच्छा, दूसरा मालूम चला कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं था, जैसे फैक्ट्री एग्जिस्टेंस में नहीं था, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए थे। अब इफेक्टिव स्टेप का मतलब होता था लगभग 60-70% काम हो चुका था, तो भी वो एग्जिस्टिंग माना जाएगा। उनके लिए क्या माना जाएगा? कि आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना। कोई दिक्कत? तो पहला तो ये था कि 1951 में एक्ट आया, एक्ट अपने साथ शेड्यूल आया, शेड्यूल में जिस इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे या जिनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या ले लिए गए थे? इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए थे। अब आ रहे हैं दूसरा, मान लो कि 2005 में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, अब इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी जोड़ दिया। मान लो शेड्यूल फर्स्ट में क्या जोड़ दिया? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री।
तो 2005 में जोड़ा गया, तो 2005 में फिर चेक किया जाएगा कि कौन कौन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पहले से चल रहे हैं। तो जो पहले से चल रहे थे या जिनको चलाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए थे, फिर वो भी इस एक्ट के लिए क्या माना जाएगा, एग्जिस्टिंग। हाँ, ओरिजिनल एक्ट के लिए एग्जिस्टिंग नहीं माना जाएगा 1951 से, पर 2005 वाले अमेंडमेंट एक्ट के लिए तो एग्जिस्टिंग ही माना जाएगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ा आसान था, इसमें घबराना नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये एक्ट जब आया तो अपने साथ शेड्यूल लाया। उस शेड्यूल में जिन जिन इंडस्ट्रीज का नाम लिखा हुआ था, उन इंडस्ट्रीज अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे एक्ट आने से पहले, या जिनको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए थे, वो माना जाएगा एग्जिस्टिंग 1951 में, 1951 में। लेकिन बाद में इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और भी इंडस्ट्री जोड़ी गई। तो जिस दिन से वो अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, उस दिन तक जितने उस अमेंडमेंट से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज चालू थे या जिनको चालू करने के लिए इफेक्टिव स्टेप्स ले लिए गए थे, वो सब क्या कहलाएंगे, एग्जिस्टिंग। और एग्जिस्टिंग के लिए हमेशा क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा। न्यू के लिए हमेशा क्या रहेगा, लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, याद रहेगा? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट शायद बुक में होगा, है ना। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले बताओ तो शेड्यूल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? वो इंडस्ट्री जिसका नाम कहां छपा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल, इस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में। अब आओ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में तो हर अंडरटेकिंग आएगा, जरूरी बस ये है कि वो शेड्यूल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो, शेड्यूल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, जरूरी ये है कि वो शेड्यूल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर वो शेड्यूल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है तो चाहे तुम कितना बड़ा फैक्ट्री भी हो जाओ, तुमको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग माना नहीं जाएगा। अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्री से मैच करे, कौन सा इंडस्ट्री से मैच करे, शेड्यूल फर्स्ट वाले, तब जाके माना जाएगा कि आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हैं। चलिए जी, अब देखो पहले वाले बुक में डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे भी पढ़ाया जाता था, रेगुलेशन भी पढ़ाया जाता था, कंट्रोल एस्पेक्ट भी पढ़ाया जाता था। अब कुछ नहीं, सीधा किस पर ले आया उठा के, रेगुलेशन। तो रेगुलेशन पर टिक लगाते रहना अगर आपके पास बुक है नया वाला तो। सबसे पहले बताओ तो रेगुलेशन कैसे किया जाता था, बॉक्स बनाओ। जो एग्जिस्टिंग वाला होता था उसके लिए क्या रखता था, रजिस्ट्रेशन, और नए के लिए क्या बोलता था, लाइसेंसिंग। तो इसमें 2 बार बॉक्स बनाना। रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग, I/U बोलूंगा तो समझ जाना क्या, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और नए के लिए बताओ, लाइसेंस। चाहे न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बना रहे हो, चाहे न्यू आर्टिकल बना रहे हो। न्यू आर्टिकल का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी पहले सिर्फ 2 व्हीलर बना रही थी, अब वो 4 व्हीलर भी बनाने जा रही है। तो 4 व्हीलर न्यू आर्टिकल हुआ, न्यू प्रोडक्ट हुआ, तो उसके लिए भी पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो एक समय में 1951 बताओ तो कब का एक्ट है, लिबरलाइजेशन से पहले का या लिबरलाइजेशन के बाद का? लिबरलाइजेशन 1991 में आया। 1991 में जब उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को लगा कि हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, उसका कारण यह है कि हमारा इकोनॉमी बहुत कंट्रोल्ड है। हमारा इकोनॉमी क्या है, बहुत कंट्रोल्ड है। आप देखिए 1947 में हम आजाद हुए, वहां से लेके 1991, इसको कहते हैं हम प्री लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं, प्री लिबरलाइजेशन। मतलब हम लिबरल नहीं थे, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्री लिबरलाइजेशन। और 1991 में क्या आया, लिबरलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये ना अब चलता आ रहा। तुम जरा देखो 1947 से 1991 में, चूंकि हम 1947 में बड़े मुश्किल से आजाद हुए थे, बहुत मुश्किल से आजाद हुए थे, दिखाई था, है ना। उस केस में हम डर गए थे, तो हमारी इकोनॉमी डरी हुई थी। हर काम सरकार करता था, है ना। सुई बनाने से लेके कार बनाने तक का काम कौन कर रहा था, पहले सरकार खुद। चूंकि से लगता था किसी प्राइवेट को देंगे काम करने के लिए, तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी बन के फिर से हमें क्या बना लेगा, गुलाम। तो उस समय लाइसेंस राज चलता था, छोटे छोटे चीज के लिए क्या लेना पड़ता था सरकार से, लाइसेंस, है ना। इवन पान का दुकान खोलने के लिए भी क्या लेना पड़ता था, लाइसेंस। और हमेशा शक करती रहती थी सरकार कि, और सरकार किसी को बड़ा नहीं बनने देती थी। उसी समय एक एक्ट होता था MRTP एक्ट, जो मोनोपोली करने नहीं देता था। उसको लगता था ये मोनोपोली करेगा, अमीर बन जाएगा, देश को गुलाम बना लेगा। नहीं समझे। लेकिन इतना आप शक करके दुनिया को चलाओगे तो फिर दुनिया डेवलप करने से रही। थोड़ा सा दुनिया को फ्री करने की जरूरत है। कहा सर ये आप हमारे माता पिता को समझाइए। हाँ यस सर, मैं कहा ना, है ना।
तो आप थोड़ा सा लिबरल होंगे, थोड़ा सा इकोनॉमी को फ्री छोड़ेंगे, तो इकोनॉमी के अंदर लोग अपना दिमाग लगा के काम करना शुरू करेंगे, गलतियां करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, फिर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप उसको कंट्रोल करके रखोगे, तो पहले इकोनॉमी क्या चलती थी? कंट्रोल्ड। पहले क्या थी? कंट्रोल्ड इकोनॉमी। अब तुम देखो कंट्रोल्ड इकोनॉमी कितने साल तक चला? 47 से 1991 गिनो तो कितने साल हो गए? 1947 से 1991 कितने साल हो गए? 44 ईयर में कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। कहां हुआ बताओ? पर 1991 में जो मनमोहन सिंह थे उनको लगा कि ऐसे देश चलने वाला नहीं है ना, तो उन्होंने इकोनॉमी को क्या कर दिया? लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी का मतलब सरकार ने कंट्रोल करना छोड़ दिया। सरकार ने बोला कि चलो हम ऊपर ऊपर से देखते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार देश को ही छोड़ देगा, ऊपर ऊपर देखते रहेंगे, पर बिजनेस तो बिजनेसमैन करेगा, अपने हिसाब से चॉइस अपने हिसाब से करेगा। गलती करेगा तो उसी को लॉस होगा, अच्छा काम करेगा तो उसी को प्रॉफिट होगा। तो जब लिबरल किया तो 1991 से आज 2021 चल रहा है, बताओ तो कितना साल हुआ? 9 उधर 1 इधर, 9 1 10 हो गया, और बीच में कितना हो गया? 20 हुआ ना? हाँ, तो समझ लगे 30 ईयर्स हो गया। तो 30 ईयर्स मतलब 44 साल में जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ उतना ही 30 साल में हो गया। अरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी तो हो रहा है, पहले होता था? पहले बताओ तो आप, मतलब 1991 तो कुछ हुआ। तो हमारी इकोनॉमी जब लिबरल हुई तब जाके इकोनॉमी का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। तो जब हम पोस्ट लिबरलाइजेशन में आए तो बहुत सारे कानून ऐसे जो कंट्रोल्ड वाले थे, या तो उनको खत्म किया गया 1991 में, या उसमें अमेंडमेंट किया गया। तो 1951 भी प्री लिबरलाइजेशन वाला था, तो उसको खत्म तो नहीं किया गया आईडीआरए को। आईडीआरए 1951 ना, तो आईडीआरए को खत्म नहीं किया गया, पर आईडीआरए में बहुत भयंकर अमेंडमेंट हुआ। अब वही अमेंडमेंट करके जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है ये खत्म कर दिया गया। बात समझ में आ रहे हो? मतलब अब जो अभी हम लोग 2021 में है, 2021 में जो आप बोलोगे कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी या लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये लगभग खत्म है। ये लगभग क्या है? अब खत्म है। तो ये बात समझ में आ गया। तो 1991 तक भारत में चलता था लाइसेंस राज, इसी को बोलते हैं लाइसेंस राज। क्या बोलते हैं? लाइसेंस राज। लाइसेंस राज का मतलब पान का दुकान खोलने के लिए भी क्या चाहिए था? लाइसेंस। लेकिन 1991 के बाद आईडीआरए में अमेंडमेंट हुआ और कहा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को खत्म करो। अब ना जिसको मन है, जहां दुकान खोलने का मन है दुकान खोलने, तो ज्यादा परेशान मत करो, है ना। जब बड़ा हो जाएगा तब हम उससे बात करेंगे, छोटे लेवल पे तो उसको परेशान करने की जरूरत नहीं। समझ में आया नहीं आया? तो ये समझ में आ गया प्री लिबरलाइजेशन, पोस्ट लिबरलाइजेशन। अब तुम देखो एमआरटीपी एक्ट 1969 का था, तो उसको खत्म करके कंपटीशन एक्ट लाया 2002 में, तो हो गया प्री लिबरलाइजेशन पोस्ट लिबरलाइजेशन। कंपनीज एक्ट 1956 था, अब लाया 2013, प्री लिबरलाइजेशन पोस्ट लिबरलाइजेशन, है ना। आईडीआरए को खत्म नहीं किया, पर आईडीआरए में क्या कर दिया? अमेंडमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो लाइसेंस राज भारत में हो गया खत्म, कब? 1991 के बाद, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा कंट्रोल किसी चीज को कीजिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। अभी भी मैं देखता हूं कुछ माता पिता को कि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में है, एग्जाम सेंटर खुद छोड़ने आ रहे हैं स्कूटर पे। जब तक बच्चा एग्जाम दे रहा है तब तक बाहर ही बैठे हुए हैं, फिर एग्जाम से लेके जा रहे हैं। कुछ लोग तो कोचिंग छोड़ने भी चले आते हैं। अनलेस और अनटिल कुछ परेशानी है तो बात अलग है, बच्चा कमजोर है, बीमार है तो बात अलग है ना। छोटे छोटे बातों पे खुद डिसीजन मेकिंग नहीं करने दे रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरा मानना है माता पिता को पता सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं पता ही ना चले, लेकिन बच्चे को खुद डिसीजन मेकिंग का वो देना चाहिए, तभी बच्चा ग्रो करेगा। जब तक वो अकेले डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा फिर गलती नहीं करेगा तो जिंदगी में सीखेगा कैसे? माता पिता जिंदगी भर नहीं रहने वाले, 100 साल तक नहीं रहने वाले हैं आपके साथ। माता पिता का भी एक लिमिट है, लेकिन अगर आप अपने पैर पे खड़े नहीं होंगे तो बाद में जब माता पिता का साथ छूटेगा तो आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताइए आप, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खासकर मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं उसको थोड़ा सा और लिबरल, मतलब उसके प्रति और थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है। मैं समझा रहा हूं ना, ये वीडियो दिखाना मतलब ये कट करके मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊं, यूट्यूब पे लगाऊं और तुम उसको शेयर करो आगे, और ये सारे टू ऑल पेरेंट्स ऑफ, है ना। पर ये बात ये नहीं कि मैं पेरेंट के खिलाफ बोल रहा हूं, पेरेंट्स की भी बात माननी चाहिए और जरूर माननी चाहिए, क्योंकि वो अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो डरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चे बाहर चले जाएंगे उसके साथ कुछ हो ना जाए, है ना। तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इतने एबिलिटी वाले हैं कि अगर हम बाहर चले जाए तो हमें कुछ नहीं होगा, इस बात का आपको एश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर आप एश्योरेंस दे दो तो लिबरल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो लेकिन मेरा मानना है सोसाइटी में थोड़ा सा लिबरलाइजेशन की जरूरत है, खासकर इन रेस्पेक्ट ऑफ गर्ल्स। समझ गया, बहुत इमोशन में आ गई हो, कोई बात नहीं, आंसू आ रहे हैं, समझ रहा हूं, है ना। क्या बच्चे कुछ कांड ना कर दे, तो ये कांड वर्ड जो है ना, मतलब तुम लोग इधर उधर गलती नहीं करते हो, सीधा कांड ही करते हो। मतलब उधर से वो बोल रही है कि बच्चे कुछ कांड ना कर दे। चलो भाई खैर, अभी हम इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादा अच्छा है ना। तो चलिए 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी आया। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो क्या बहुत सारे सेक्टर्स नए नए खुलने लगे, बोलो जल्दी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे सीरीज ऑफ नोटिफिकेशंस लाए, वो जिससे बहुत सारे एक्ट को खत्म ही कर दिया। अब बहुत सारे एक्ट में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। और सबसे बड़ी बात आईडीआरए में जो हुई, इसको टिक मार लेना, एबोलिशिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग रिजीम। इसी को लाइसेंस राज बोलते थे। लाइसेंस राज 1951 में क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, लाइसेंस राज खत्म होने के बाद क्या अब इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने की जरूरत है? अच्छा, सारे इंडस्ट्रीज नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज को अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कुछ को ही लेने की जरूरत है। तो मोस्ट ऑफ द को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, ओनली को रखा। ओनली का मतलब 2, 4, 5, 10 आपको मिलेंगे। 2, 4, 5, 10 में भी बात करूं मैं तो अभी मैं बताऊंगा, शुरू में तो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे 2021 तक आते आते बहुत कम बचा है। आगे पढ़ते हैं, देखो यहां लिखा है, देयर आर फ्यू सेक्टर्स जिसमें अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ सकता है। और लाइसेंस अभी जो लेना पड़ेगा बस वो 3 जगह, मतलब ब्रॉडली 3 जगह। ब्रॉडली कितने जगह लाइसेंस अभी भी मेंटेन किया गया बताओ तो? 3 जगह लाइसेंस अभी भी है। पहला, जो इंडस्ट्रीज कंपलसरी लाइसेंसिंग में आते हैं, कंपलसरी वाला ये है, कंपलसरी में 5 होता है बस। कंपलसरी में कितना होता है, सिर्फ 5। अब मैं 5 पढ़ा दूंगा अभी। उसके बाद आप कोई भी ऐसा आइटम जो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है, अगर आप उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, मतलब आप हैं बिग इंडस्ट्री लेकिन आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं जो किसके लिए रिजर्व्ड है, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और मैं भी बताऊंगा कुछ ही देर के बाद, 1-2 पेज के बाद, ये भी अब खत्म हो गया। अब ये भी खत्म हो गया है, ज्यादातर जगह खत्म हो गया ये भी। तीसरा, एक लोकेशनल पॉलिसी होती है। लोकेशनल पॉलिसी का मतलब, जैसे आप दिल्ली है, आप दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, तो दिल्ली में आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। अब लगाना पड़ेगा तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 3 ही जगह है, बताओ कौन कौन? एक तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात की गई है, जो सब मिला के कितने हैं, बस 5। दूसरा, आप हैं बिग इंडस्ट्री पर काम किसका करना चाह रहे हैं, स्मॉल स्केल वाला, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा, आप लोकेशन, मतलब ऐसा लोकेशन जहां इंडस्ट्री लगाना अलाउड नहीं है लेकिन फिर भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 3 ही जगह, 3 का नाम बता दो तुम। मतलब ये 3 सेक्टर्स हैं, बाकी गिनती में तो पहले में ही 5 है। तो गिनती में अगर मैं देखूं तो 5, 3, 5, 2, 7 हो गया ना, और पहले में 5 है ना, अब बाकी 2 सब मिला कितने हो गए, 7। चलो पहले तुम ब्रॉडली 3 बोलो तो कहां कहां आज भी लाइसेंस की जरूरत है, जहां पे कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत है। दूसरा, हो तुम बिग इंडस्ट्री और कौन सा आइटम मैन्युफैक्चर करना चाहते हो जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व था। तीसरा, लोकेशनल रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन फिर भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो तुम्हें पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। बाकी कंपलसरी लाइसेंस में कौन कौन आता है सो सुनो। जब लिबरलाइजेशन आया था तो लाइसेंसिंग खत्म ही कर दिया गया, पर लाइसेंस खत्म करने के बावजूद भी 18 इंडस्ट्री को तो रखा था। 18 इंडस्ट्री को रखा था क्या चीज में, कंपलसरी लाइसेंसिंग में। लेकिन अब उस 18 को में से भी 12 को हटा दिया है, बचा कितना, सिर्फ अब 6। अब उस 6 में से भी घटा के कितना कर दिया, सिर्फ 5। तो अब सिर्फ है 5। तो कहां से शुरू हुआ, लिबरलाइजेशन से पहले ऑल न्यू इंडस्ट्रीज, लिबरलाइजेशन के बाद 18 घटा के हुआ 6 घटा के हुआ 5। अब ये 5 ऐसे हैं भाई जिसमें तो आपको अब क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो है ही बड़ा भयंकर सब। अब देखो 5 कौन कौन है, सो देखो आप, जो 5 हैं वो ये सब है। अब बोलोगे सर इसमें तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, बस ये मैं तुम लोगों को पॉपिंस दिखा रहा था। एक पहले के जमाने में एक पॉपिंस टॉफी आता था, मालूम है आपको, जिसमें वो छोटे छोटे टेबलेट की तरह होता था। तो एक ग्रीन होता था, हर कलर का होता था। कभी खाया है कि नहीं तुम लोगों ने पार्ले पॉपिंस? अभी भी आता है क्या? कितने का? हमारे समय में 1 रुपए का आता था, अब 5 रुपए का आता है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कभी कोई इवेंट हो अपने कोचिंग में तो मैं इस बार पॉपिंस ही बांटूं। अभी क्या देता हूं, अभी तुम लोग को कोई इवेंट में तुम लोग नहीं रहे हो यहाँ आज तक, कॉफी बाइट देता हूं। तो कॉफी बाइट छोड़ के पॉपिंस बंटवाऊं क्या? तुम लोग का तो फेयरवेल ही नहीं हो पाया जून वालों का।
है? मास्क वास्क लगा के चलते हैं फेयरवेल पे, क्या बोलते हो? लेकिन कहां जाओगे? अम्यूजमेंट पार्क बंद ही है, जेल खुला हुआ है। अच्छा, लोग जानते हो तिहाड़ जेल घूमने भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बोलो, तैयार हो तो बोलो। चलिए, इस पांचों इंडस्ट्री का नाम बोलो, तुम लोग पढ़ोगे भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा। पहला पढ़ो, डिस्टिलेशन एंड ब्रिंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब शराब और आपका बिजनेस करना है तो आज भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां से भी तुम लाइसेंस हटा दिए तो हर घर में शराब बनेगा फिर। दूसरा बोलो, सिगार एंड सिगरेट्स। अच्छा अच्छा, ये सब भी बस भाई बहन नहीं है सब। एल्कोहल, सिगार, सिगरेट। सिगरेट समझते हो? कहा सर धुएं में अपने दुख को उड़ाने चले हम सिगरेट पीने, है ना? अच्छा, सिगार, तो ये सिगरेट का दादा है। ये सिगरेट का क्या है? दादा। पहले के जमाने में इतना मोटा मोटा नहीं होता, इतना मोटा सा होता था, ऐसे करके निकला होता था, कुछ ऐसे होता है, उसी को बोलते हैं सिगार। बहुत अमीर लोग सब पीते थे, है ना? आजकल तो मैंने सुना है कि वो पब वब में जाते हैं तो मुंह में इतना गोल गोल सा होता है, इतना बड़ा सा रखा है, तो क्या कहते हैं उसको? पीते रहते हैं, हुक्का। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मैंने सुना वो अलाउड है क्या हुक्का? मैं सोचा बहुत लोग सुना, मैंने घर में भी रखते हैं। तो क्या होता है? तो क्या जरूरी है, मतलब उसको जरूरी क्या है लाइफ में, मतलब फ्लेवर वाला ये वाला जरूरी क्या है? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होता है? ई सिगरेट। मैं जैसे फ्लाइट व्लाइट में जाता हूं तो वहां बोलते हैं ई सिगरेट भी मना। ई सिगरेट क्या होता है? पेन में होता है, चार्ज करके उसका दुर्गंध लेते रहते हैं, सुगंध तो होता नहीं है उसमें। पेन के अंदर होता है सिगरेट और वो चलता रहता है हमेशा। अच्छा, मुझे लगा ई सिगरेट का मतलब कहीं ऐसा होता होगा कि बस करंट वरेंट लगा लिया, ई सिगरेट हो गया। अच्छा, अगला। अच्छा, टोबैको या टोबैको से जुड़ी भी कोई भी चीजों के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगला, ये बताओ, अरे तुम बोलो, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, ये समझे? हेलीकॉप्टर बनाना, एरोप्लेन बनाना, समझ रहे हो? ये सब के लिए। और डिफेंस इक्विपमेंट। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, बोलो इसमें क्या क्या? डेटोनेटिंग फ्यूजेस, सेफ्टी फ्यूजेस, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज एंड मैचेस। ये सब बारूद हो गया। बारूद समझते हैं? बारूद बनाना, बम बनाना, अगर इस सब के लिए लाइसेंस। अच्छा सर, बम बना सकते हैं? लाइसेंस लेना पड़ेगा। बम का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, क्यों? डिफेंस में इस्तेमाल नहीं होता है बम। और छोड़िए, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा माइंस में, माइंस को उड़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वो बम का। तो वो लोग बना सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी आतंकवादी सबको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो सब तो कभी भी बना सकता है। देखो आतंकवादी सब बनाता है ना, अभी सुना है जम्मू एयरपोर्ट पे कुछ हमला उमला जैसा हुआ है। न्यूज तो तुम लोग सुनते नहीं, मैं बात ही क्यों कर रहा हूं तुम लोगों से। अच्छा, उसके बाद इसको पढ़ो भाई, तुम पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, हो गया बहुत, पढ़ो जल्दी। देखो इसमें एसिड्स हैं। अब एसिड समझ, एसिड क्या होता है? सर तेजाब, भारत जैसे देश में तेजाब का मतलब है मुंह पे मारना। मुंह पे मारना गलत चीज है ना। कहां पे? सर वॉशरूम साफ करने के लिए या बैटरी के अंदर। अगला, अब भाई ये सब तो मुझे भी नहीं मालूम है क्या फोर्सिजिन एंड डेरिवेटिव है। ये सब मुझे सब देख वेख के लग रहा है कि ये सब के सब क्या है? केमिकल्स हैं। मुझे लग रहा है ये हजार्डस केमिकल्स हैं। क्या है? हजार्डस केमिकल। तो बताओ सब मिला के कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो आज भी जहां लाइसेंस लेना पड़ेगा? 5। 5 में से शॉर्ट फॉर्म में बता दो। देखो नीचे से बोलता हूं, कुछ केमिकल्स हैं, उसके बाद बॉम्ब है, बॉम्ब हो गया। मैचेस, मैचेस समझते हैं? मैच क्या होता है? माचिस। उसके बाद देखना पड़ रहा है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन सब बनाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए, सिगार एंड सिगरेट्स और एल्कोहलिक ड्रिंक्स। मजा आया सुन के सब? चलिए अब हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो। अच्छा एक बताओ, जो स्मॉल स्केल आईयू होंगे, आईयू का मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अच्छा, आईयू का मतलब एज या आई ऑब्लिक यू? आई ऑब्लिक यू का मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी, क्या उनको रेगुलेट किया जाएगा या बढ़ावा दिया जाएगा? बढ़ावा का मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? प्रमोट। अच्छा, लॉ कैसे प्रमोट करता है किसी चीज को? तुमको पैसा तो देने से रहा कोई भी लॉ, हाँ ये जरूर करेगा लॉ कि वो तुम पर नहीं लगेगा या कम लगेगा। तुम पर ना लगे, कम लगे, यही तो एक तरीके से फायदा दे दिया वो। कंपनीज एक्ट देखो ओपीसी को कैसे फायदा देता है। कंपनीज एक्ट बोलता है मैं तुम पर कम लगूंगा, यही तुम्हारा फायदा। तो ऐसे जो आईडी आ रहे हैं ये जनरली स्मॉल स्केल पे लगता नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले जितने भी स्मॉल स्केल यूनिट्स होंगे, क्या उनको इनसे रजिस्टर्ड होना, मतलब आईडीआरए के अंदर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। पावर किसको दे दिया?
स्टेट गवर्नमेंट को कि वो स्टेट में रजिस्टर्ड हो जाए। कहां रजिस्टर्ड हो जाए? स्टेट में। उसको सेंट्रल लेवल पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल लेवल पर आप तब रजिस्टर्ड होंगे जब आप बनेंगे बिग इंडस्ट्रीज। बिग इंडस्ट्रीज होंगे तब आपका आईडीआरए लगेगा। जब आईडीआरए लगेगा तो खैर अब तो आईडीआरए में भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट खत्म ही हो गई है। बाकी आओ, उसके बाद याद रखिएगा ये जो स्मॉल स्केल जितने भी होंगे, समझते जाना, मैं एक एक लाइन बताता जा रहा हूं। ये सब सिर्फ वही आइटम बनाएंगे जो आइटम उनके लिए रिजर्व किया गया है। अब देखो, छोटे लोगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया मालूम है? आइटम रिजर्व कर दिया। जैसे ब्रेड, ब्रेड समझते हैं? कौन सा ब्रेड? अरे वही जो सैंडविच बनाने वाला ब्रेड होता है, ये सब होता है ना, बीमार पड़ने पर दूध के साथ खाते हैं हम, है ना? पहले ये सब चलता था देश में, कोई बीमार है तो उसको दूध और ब्रेड खिलाओ, है ना? तो ब्रेड हो गया, जैम्स हो गए। जैम समझते हो? लगा के खाते हैं ना? अरे बहुत सारे तो जैम्स हो गए ना, ठीक है, जैमी जैमी। चलो उसके बाद जैम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? और बोलो, बटर, समझ गया? इसी से जुड़ा हुआ तुम लोग, कुछ देर बाद कोई पिज्जा भी बोल देगा कहीं से, है ना? तो ये आइटम उन्हीं के लिए रखा गया। उनके लिए रखने से क्या फायदा? वो सिर्फ बड़े इंडस्ट्री नहीं बनाते। बड़े इंडस्ट्री नहीं बनाते तो बेचारा आराम से बना लेता है, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री कूद जाएंगे हर चीज में तो छोटा इंडस्ट्री मर जाएगा। जैसे कोचिंग है, कोचिंग ऐसे तो आईएएस का कोचिंग हो गया, और वो जो सरकारी नौकरी का तैयारी करवाता है, ये लोग तो बहुत बड़ा हो चुका है, इन लोगों का दायरा बहुत बड़ा है। आज मैं एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाऊं सरकारी नौकरी के लिए, तुम देखना 1 घंटे में 1 लाख व्यूज हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले बहुत स्टूडेंट हैं। जो कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा है वो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है, और जो प्रोफेशनल है उसमें कम है। सीएस में कम बच्चा है, सीडब्ल्यू में कम है, सीए में कम है एज कंपेयर टू सरकारी नौकरी वाला। सरकारी नौकरी वाला तो कोई भी उठता है, सुबह सुबह उठा सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू, उन लोगों का तो ये हाल है। तो आप समझिए इस बात को, कोचिंग जो है अगर उन लोग को छोड़ दिया जाए तो जनरली ये स्मॉल इंडस्ट्री है। आज इसमें रिलायंस कूद जाए तो एनकेजे क्लासेस नहीं टिक पाएगा। कैसे टिक पाएगा? आज कूद तो गया बाइजू, और कौन कौन है बोलो, वेदांतु, कौन है, अन अकेडमी। अब मानते हैं ये सब 300, 400 हजार करोड़ की कंपनी है। अब बताओ 4000 करोड़, एनकेजे क्लासेस जरूर दिल्ली में नंबर 1 कोचिंग होगा, लेकिन 4000 करोड़ का तो नहीं होगा। अब तो करोड़ का भी नहीं है, अब तो लॉकडाउन में बर्बादी हो गया, है ना? बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब बर्बाद होके भी थोड़े हम ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब खत्म ही हो गया। देखते कोचिंग इंडस्ट्री तो लगभग खत्म हो गया। किसमें देखो, आप नहीं समझ रहे हो। आप लोग दिल्ली में रहते हो तो आप लोग को एनकेजे क्लासेस दिख गया, लेकिन जो लोग गांव गांव में रहता है उन लोग के पास तो एक ऑनलाइन है, और ऑनलाइन में जो जब सबसे ज्यादा ऐड करता है उन लोग का ऐड जानते हो, ऐड कितना ज्यादा ऐड होता है। हद तो तब मैं देख रहा हूं इंडियन क्रिकेट टीम का ऐड वेड, अन अकेडमी मैच सब हो रहा है, इस सब में अन अकेडमी लिखा हुआ है, यहाँ अन अकेडमी लिखा हुआ है। ये सब 300, 200 करोड़ रुपए खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, तो पूरे देश में फैले होते हैं। मैं 300 करोड़ कहां से खर्च करूंगा इनके क्लासेस के एडवर्टीजमेंट पे? मेरा तो बस माउथ पब्लिसिटी है। किसी बच्चे को मैं अच्छा लगा तो बच्चा दूसरे को बोला, दूसरा मेरे यहाँ आया। यही होता है ना, माउथ पब्लिसिटी पे चलता है हमारा, लेकिन उनका तो गजब का एडवर्टीजमेंट होता है। तो सुनिए, आप छोटे इंडस्ट्री में बिग को भी अलाउ करोगे, आप रिलायंस कुछ जाए इसमें। आज देखो अन अकेडमी सब घुस रहा है, तो देखो छोटे छोटे कोचिंग का हालत खराब हो रहा है ना। लेकिन आज अगर वो मना कर देता कि बिग इंडस्ट्री कोचिंग में नहीं आ सकता, तो फिर छोटे छोटे जो गलियों में चलते हैं, सब गली में नहीं, कोचिंग सेंटर सब नहीं खुला रहता है गलियों में चलते हैं, वो सब चलते रहते। आज अन अकेडमी आने की वजह से कितने छोटे छोटे गलियों की कोचिंग बंद हो गए होंगे, क्योंकि सब अन अकेडमी पर इनरोल हो गया। उनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा होता है। वो एक बार में 10 लाख स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2000 फीस रखते हैं। लेकिन छोटा वाला अगर 2 ही बच्चे को पढ़ा रहा है तो 4000 फीस आ रहा हो तो रूम का रेंट नहीं दे पाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, पहले बताओ। तो सब बंद हो जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि स्मॉल स्केल के लिए जो आइटम रिजर्व किया गया वो बिग इंडस्ट्री को मना किया गया था। यही स्मॉल बढ़ते बढ़ते कभी बिग बनेगा तो फिर छोड़ देगा ये करना। बिग इंडस्ट्री चाहिए ना देश में। चलिए, तो एक तो इनको कहा गया है जो स्मॉल स्केल है इनके लिए आइटम रिजर्व कर दिया गया, तो ये फायदा है। उसके बाद इनको लोकेशनल रिस्ट्रिक्शन से भी एग्जेम्पशन दिया गया। तो बताओ, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल स्केल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया गया है, तो 1 2 3 तो ही सर आईडीआरए सेंट्रल लेवल वाला ज्यादा इन पर लगेगा नहीं। दूसरा, ये स्टेट लेवल पे काम कर लें, स्टेट में ही रजिस्टर्ड हो जाए। तीसरा, सर इनके लिए आइटम रिजर्व्ड है जो बिग इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। चौथा, लोकेशनल रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये सब फायदा तब है जब आप छोटे हैं, है ना। अपने आप को दिखाओगे छोटे और काम करोगे बड़े वाला तो काम चलने वाला नहीं है। आपके अंदर
कितना शेयर कोई बड़ा इंडस्ट्री लगा सकता है? 24%। 24% से ज्यादा नहीं। जानते हो 24 से 25 होते ही फिर वो एसआर कंट्रोल आ जाएगा उसके हाथ में, नहीं आ जाएगा? 25 अगर वो ना बोल देगा तो कभी एसआर पास हो पाएगा? अगर 25 से ज्यादा वो ले लिया तो इसलिए 24 तक बोला है। कहां तक बोला है? 24 तक किसी और इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप में हो सकता है। बाकी कोशिश आपको ये करना है कि आप स्मॉल है तो आप अपने पैसे से चलते रहें, है ना, दूसरों से इन्वेस्टमेंट ना लें। अगर दूसरों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो कहां तक ले सकते हैं? सिर्फ 24% तक। क्लियर है? आगे बाकी अब जरा ध्यान से सुनो, जो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, देखो है ना, रिसेंट अमेंडमेंट। अब ये बोला है कि जो आइटम रिजर्व था स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, अब वो नॉन स्मॉल सेक्टर के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप नॉन स्मॉल स्केल हैं और बना रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट? स्मॉल स्केल वाला, तो उस केस में फिर आपको 50% तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब भारत में नहीं बेच पाएंगे। मतलब भारत में कितना बेच पाएंगे? सिर्फ 50 तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन, बड़े से छोटों का कंपटीशन सिर्फ 50% ही बढ़ेगा, क्योंकि 50% माल तो भारत के बाहर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी बताओ, नॉन स्मॉल स्केल वाला काम करना चाहता है, कर पाएगा बशर्ते कि वो जब स्मॉल स्केल वाला प्रोडक्शन करे तो उसका 50% वो भारत के बाहर बेचे, भारत में ना बेचे। तो भारत में कितना बेच पाएगा? सिर्फ 50%। तो स्मॉल स्केल सेक्टर को नॉन स्मॉल स्केल वाले से कंपटीशन सिर्फ कितना मिलेगा? अब 50%। क्लियर है? और एक और है, लेकिन ये जो 50% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस की बात की है मैंने, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पे नहीं लगेगा। लिखो तो, ईओयू का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। क्या नाम होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। मतलब ये ऐसे यूनिट होते हैं जो 100% अपना माल कहां भेजते हैं? भारत के बाहर। ये इंडिया में बेचते ही नहीं है। जैसे आप नोएडा में चले जाना, एक्सपोर्ट एरिया में, तो वहां पर जाओगे ना, कहोगे एक शर्ट खरीदना, कहा ना नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं है, इंडिया के बाहर के लिए। तो एक बात बताओ, ईओयू तो अपना 100% क्या करता है? भारत के बाहर भेजता है, इसलिए उसका नाम क्या? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो उसके लिए ये बोला है कि फिर आपको, आपके लिए कम से कम 66% का रहेगा। ऐसे तो 100 ही भेजते हैं, लेकिन फिर भी लॉ बनाया है कि चलो कुछ माल वाल खराब हो जाता है तो भारत में भी बेच लेते हैं। आपने देखा होगा नोएडा में 100 रुपया में भी शर्ट मिल जाता है। मंगल बाजार, बुध बाजार, शुक्र बाजार, सोम बाजार, रवि बाजार, ऐसे होता है। आप देखिएगा उसमें 100 रुपए में भी, बहुत जगह तो मैंने देखा 100 रुपए में 3 शर्ट। हाँ, उसी में से एक शर्ट ये है ना। अब सुनो मैं जो बता रहा हूं, एक्चुअली वो रिजेक्टेड माल होता है, जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया। एक्सपोर्ट में जानते हो कैसे होता है? वो लोग क्वालिटी पर बहुत ध्यान देते हैं, आपको मालूम है ना। एक्सपोर्ट में क्या होता है, जैसे वो लोग एक लॉट है, 1 लाख शर्ट का एक लॉट है, कोई एक निकालेगा। एक में भी अगर बटन मालूम चला, एक बटन कम लगा हुआ है, तो पूरा 1 लाख का ही वो लॉट को क्या कर देता है? रिजेक्ट। ऐसे होते हैं बाहर वाले क्वालिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे देश में तो हर क्वालिटी के लोग है ना, तो चिंता नहीं है। यहाँ पे घटिया से घटिया क्वालिटी भी बिक जाता है, लेकिन वहां पर सिर्फ वहां का तो भिखारी भी, अमेरिका सबका पैकेज्ड फूड खाता है। और हमारे यहाँ तो ऐसी जिंदगी भी आपने देखा होगा, न्यूज में आता है, यूट्यूब सब पे, कि एक तो अस्पताल में मैंने सुना था कि नीचे खाना परोस दिया था। बताइए, रोड पे, मतलब नीचे फर्श पे लोग खा रहे हैं। ऐसी भी स्थिति है ना। भुखमरी से भी देश में लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं हमारे देश में। लेकिन आपने सुना होगा अमेरिका में मेरी रिलेटिव सब रहती हैं, वो सब बताती हैं कि वहां पे अगर आप अनएम्प्लॉयड है ना, तो आपको कितना तो डॉलर, वो जोड़ के साथ 80,000 हुआ था, 80,000 रुपया सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है कि अच्छा तुम नौकरी नहीं कर पा रहे हो तो मेरी गलती है, चूंकि मैं सरकार हूं, मुझे नौकरी देना चाहिए था, ये लो खाओ पियो, जब नौकरी करोगे तब हम ये वापस ले लेंगे। क्योंकि अब बोलोगे सर अगर ये लाइन वो नहीं लिखेगा तो कोई नौकरी नहीं करेगा, भारत में तो कोई नौकरी नहीं करेगा, अरे वाह मुफ्त में मिले। यहां तो मुफ्त खोर सब भरा हुआ है ना, इतना मुफ्त खोर है इस देश में कि आपको मैं क्या बताऊं, है ना। तो ये देखिए, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है उनका भी 100% नहीं जा पाता है, क्योंकि कुछ माल रिजेक्ट हो जाता है तो उनको भारत में बेचना पड़ता है। तो उस केस में इनको बोला है कि आपके लिए तो 66%, आपके लिए कितना परसेंट? 66। चलो बिना देखे बोलो, पहले जनरल रूल इज व्हाट, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो रिजर्व्ड आइटम है वो कौन बनाएगा? ओनली द स्मॉल स्केल, ओनली द स्मॉल स्केल। ये लो मैं लिख देता हूं, याद रहेगा तुम लोग अच्छे से। ऐसे अभी इस प्रोविजन का भी लगभग बैंड ही बच चुका है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम ऐसे बोलते हैं, एसएसआई। क्या बोलते हैं? एसएसआई। क्या इसके लिए आइटम रिजर्व्ड है?
अरे बोलो, आइटम क्या है? रिजर्व्ड। लेकिन ये आइटम जो रिजर्व्ड है इनके लिए, इसका ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं मैं अब? एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन का मतलब अब ये कौन बना रहा है? नॉन एसएसआई भी बना रहा है। नॉन एसएसआई भी बना रहा है ना। नॉन एसएसआई ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग, है ना, या प्रोड्यूसिंग। लेकिन ये तब है जब इस नॉन एसएसआई को दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दो में से कोई और, जैसा केस लगे। पहला, अगर आप नॉन ईओयू हैं, मतलब नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, मतलब जनरल हो, तो आपको मिनिमम कितना % एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? 50% क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ईओयू हैं तो आपको कितना %? 66% मिनिमम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तभी नॉन एसएसआई भी क्या कर पाएगा? एसएसआई वाले रिजर्व आइटम को बना पाएगा, है ना। तो ये था जनरल रूल। ये क्या था एग्जैक्टली? ये ऊपर वाला क्या था? जनरल रूल, कि एसएसआई ही बनाएगा सिर्फ कौन? आइटम रिजर्व। आइटम रिजर्व का मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? एसएसआई आइटम रिजर्व। एसएसआई के लिए ये आइटम क्या किया गया है? रिजर्व। तो जनरल रूल इज दैट कि ओनली एसएसआई बनाता है। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लेकिन अब बिग इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप नॉन ईओयू हैं तो उसके लिए 50% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और ईओयू हैं तो 66% एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे D2H पे जुड़े हुए हैं और थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नए नोट्स से पढ़ा रहा हूं, जो अमेंडमेंट वाले नोट्स हैं। और ये अमेंडमेंट वाले नोट्स आपके गूगल ड्राइव पे पहुंचे हैं ना? नहीं दिखा है अभी तक? नहीं मिला आप लोग को? है? पहुंच गया ना? पूरी बुक है ना? तो मैंने बताया था कि जो बुक नई वाली जा रही है उसमें से सिर्फ कौन सा पार्ट पढ़ना है? अमेंडमेंट और एडिशन। तो ये वाला चैप्टर एक तरीके से क्या माना जाएगा? एडिशन। क्या माना जाएगा? एडिशन। अभी जानते हो ना, मैं ज्यादातर पहले अमेंडमेंट एडिशन वाला ही करा रहा हूं। अभी जनरल क्लास थोड़ी चला रहा हूं। अभी तो ये सिर्फ किसके लिए है? जो जून अगस्त अटेम्प्ट के लिए, उनके लिए वो चैप्टर करा रहा हूं जिसमें क्या हुआ है? अमेंडमेंट एंड एडिशन। एडिशन अगर ज्यादा हो गया है तो उसके इसमें पूरा चैप्टर ही पढ़ा दे रहा हूं। जैसे इसमें एडिशन बहुत ज्यादा है तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा दे रहा हूं। हाँ जी, हाँ चेकलिस्ट है इसके लिए भी, अभी दिखा देता हूं। अभी मैं चेकलिस्ट दिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन जब पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा तो मेरे अगले बैच के लिए भी काम हो गया, और जो बच्चे जून अगस्त में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट हो गए। तो ज्यादा अमेंडमेंट एडिशन दिखता है तो मैं चैप्टर ही बदल देता हूं, नया चैप्टर ही बना देता हूं और फुल चैप्टर पढ़ा देता हूं। और छोटा मोटा दिखता है तो अमेंडमेंट के नाम से पढ़ा देता हूं। ऐसे भी तो अमेंडमेंट छोटा ही होता है। अब ज्यादा अमेंडमेंट मीन्स रिप्लेसमेंट। हाँ, अभी देखिएगा पता चलेगा। ये नए बुक से ही पढ़ना है। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो नए बुक से पढ़ना है, पुराने बुक से थोड़ी पढ़ाऊंगा कुछ भी। अभी आता है, सब देखते हैं, ठीक है। तो जो जो चैप्टर मैं नया पढ़ा रहा हूं नया ही पढ़ के जाना, ठीक। चलो आगे बढ़ाऊं, हटाऊं क्या इसको? चलिए जी, ये कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, पढ़ के देखो। यहां तक हो गया। अब लो, जो हम पढ़ रहे थे उसमें भी क्या हो गया? अमेंडमेंट हो गया। पढ़ो, हेडिंग बोलो, ठीक है। अब देखो, जितना पढ़ा चार्ट वार्ट बनाया, लगता है वो भी बर्बादी होने वाला है। पहले लार्ज इंडस्ट्री को मना किया गया था ना कि आप एमएसएमई वाला नहीं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। अरे ये था ना, नॉन एसएसआई अगर एसएसआई वाला आइटम बनाएगा तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा ना। अरे यहां नहीं था, 3 में 1 था ये कि अगर लार्ज यूनिट्स, छोटे यूनिट्स वाला आइटम बनाएंगे तो उसको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। एमएसएमई को ही तो पहले बोलते थे एसएसआई। आजकल एसएसआई ना बोले, क्या बोलते रहे हैं उसको? एमएसएमई। क्या बोलते रहे हैं? एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? स्मॉल स्केल ही तो है, ठीक है। तो पहले ये था कि नहीं भाई, जो कंपटीशन है, छोटे लोग लार्ज वाले से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ही आइटम रिजर्व कर दिया जाए, एक्सक्लूसिव पावर उसी को दिया जाए, बड़े इंडस्ट्री को नहीं काम करने दिया जाए, नहीं तो बेकार में कंपटीशन में बेचारे छोटे मारे जाएंगे। लेकिन अप्रैल 2015 में सरकार ने डी रिजर्व कर दिया। मतलब जो रिजर्व था, मतलब जो आइटम रिजर्व था उसको क्या कर दिया? डी। डी का मतलब उल्टा होता ना, किसी भी वर्ड के पहले डी लगाएंगे तो वो हो जाएगा उल्टा। तो पहले रिजर्व्ड आइटम था, अब उसको क्या कर दिया? डी रिजर्व। डी रिजर्व का मतलब अब कहानी खत्म। अब बड़े इंडस्ट्रीज भी वो बना सकते हैं
और छोटे भी बना सकते हैं। ये सबसे अजीब बात यह है कि जो छोटे हैं वो सिर्फ वही आइटम बना सकते हैं, जो बड़े हैं वो ये भी बना सकते हैं और सब बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो अजीब का कंपटीशन हो गया, है ना। तो यहां पर लिख दिया। अब ये इसलिए किया गया कि देखो भाई, छोटे इंडस्ट्रीज वो बनाते थे तो कोई एफडीआई देता नहीं था। अब वही चीज बड़े इंडस्ट्रीज बनाएंगे तो बड़े इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या आएगा, भारत में एफडीआई आएगा। भारत में ये जो छोटे छोटे वाले प्रोडक्ट है ये भी ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि छोटे, आप देखो एनकेजे क्लासेस अमेरिका में सेंटर खोल दे कोचिंग का, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर अन अकेडमी जरूर खोल देगा। नहीं समझ में आया इन लोगों को, आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो कोचिंग को अगर आप रिजर्व रखते हैं स्मॉल स्केल के लिए, तो फिर इस केस में तो ये ग्लोबल नहीं बन पाएगा। लेकिन कोचिंग को आपने डी रिजर्व कर दिया, बड़ी इंडस्ट्री भी आ सकता है। आज रिलायंस कोचिंग खोल दे, रिलायंस कोचिंग, मालूम चला हो सकता पूरे एशिया में छा जाए। वो तो पैसा है ना उनके पास। हाँ, ये अलग है कि उसका एक दिक्कत होगा, ग्लोबल तो बन जाओगे लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे लोग बर्बाद होते जाएंगे। और ये आरोप नई सरकार पे लगता भी है, लोग कहते हैं अमीरों की सरकार है, ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं। बाकी सच्चाई क्या है वो तो सरकार जाने, जनता जाने। मैं तो एक जनता में से छोटा सा अदना सा आदमी हूं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अब लार्ज इंडस्ट्रीज भी ये सब बना सकती हैं, ब्रेड, वुड, फायरवर्क, अचार, अचार और विचार, पिकल का मतलब, हाँ, उसके बाद चटनी। बस अचार चटनी सुन के तो बस सुबह में ऐसा लग रहा है कि जीभ बाहर ही निकलने वाला है। ये बोलो, मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? सरसों तेल क्या करते हैं हम? सर हम बॉडी में लगाते हैं। अच्छा, खाना बनाते, ओह। ग्राउंड नट ऑयल, स्टील चेयर, टेबल, पैडलॉक्स, स्टेनलेस स्टील, अल्युमिनियम यूटेंसिल्स, और उसके बाद इन सबको, इस सब चीज के लिए। अच्छा, लेकिन एक चीज अच्छा है, सब के लिए नहीं किया गया, इतनों के लिए डी रिजर्व किया गया। मतलब अभी भी कुछ आइटम ऐसे मिलेंगे जो एसएसआई के लिए क्या है, रिजर्व्ड हैं, लेकिन ये डी रिजर्व्ड हो गए। ये क्या हो गया अब? डी रिजर्व। तो डी रिजर्व्ड आइटम में गिनती करो तो कितना है, गिन के बताओ तो मुझे, गिन के बताओ डी रिजर्व्ड आइटम्स। इसको मैं बोल सकता हूं एसएसआई डी रिजर्व्ड आइटम। अब ये डी रिजर्व्ड हो गया। अब ये सिर्फ उसके लिए नहीं हुआ तो समझ लगा कितने हैं, 12। तो 12 में तुम लोगों को तो कुछ तो याद ही होगा, चटनी, अचार, और समझ गया, बस हो गया। चलिए आगे, चलिए जी। अब एक दो बच्चे कंफ्यूज बड़ा होते रहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर जो जून तक, इस सबके लिए, जून दिसंबर सबके लिए पढ़ा रहा हूं मैं ये। अरे ये तो नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये तो सबके लिए है। दिसंबर वाले को तो सब कुछ ही पढ़ना है, क्योंकि उनका तो और ऐड होगा, उनका घटेगा थोड़ी कुछ। अब फिर अमेंडमेंट आएगा ना, हो सकता है बताओ 30 जून के बाद भी तो अमेंडमेंट आएंगे। अब 30 जून तक अमेंडमेंट आए होंगे ना, जनवरी से 30 जून तक, वो दिसंबर में लागू होगा ना। तो एक देखते हैं बच्चा सब कंफ्यूज बड़ा होता रहता है। कोई मैसेज भेजो तो पूरा मैसेज पढ़ता नहीं है, पहले आधा अधूरा पढ़ा, सर नहीं हो रहा, सर हम परेशान हो गए, पूरा घर अपने सिर पे उठा लेता है। अरे पूरा मैसेज तो पढ़ोगे, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से करो, दिमाग तो लगाओ पहले, है ना। घबराया मत करो, तुम लोग बहुत जल्दी घबराते हो, और घबराओ भी तो फिर स्टाफ से बात किया करो। या मेरे पर सब आ जाता तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? सारा बच्चा कुछ लिखेगा, मैं जवाब नहीं दिया तो फिर वो क्वेश्चन मार्क लिखेगा, फिर डॉट डॉट लिखेगा। अरे यार एक बात बताओ, तुम चाहे जो लिखो, अगर आपका क्वेश्चन बेकार है, मुझे लगता है ये मैंने इसके बारे में बता चुका हूं मैं, वो किसी न किसी सोर्स से आपको पता चल जाएगा, मैं कितनों का जवाब दूंगा। अगर मैं इन्हीं सब चीज का जवाब देता रहूंगा मैं पढ़ाऊंगा कब? सही क्या नहीं? उसके लिए मैंने स्टाफ रखा है, स्टाफ से बात कीजिए। ऑफिस आइए, ऑफिस तो खुल गया, आप आइए ऑफिस, बैठ के बात कीजिए सबसे, मुझे मत परेशान करो कोई भी। मैं इसके थ्रू सबको बोलना चाहता हूं, ये सब काम आप भाई अपना खुद कीजिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने दीजिए, मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। चलो, लोकेशनल पॉलिसी याद है तुम्हें? 3 चीजें थी यहां पे जहां पे लाइसेंस लेना पड़ता था, बोलो कौन कौन? एक तो नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग था, वो हम पढ़ चुके। इसमें कितने आते थे? 5। उसके बाद जो आइटम रिजर्व था स्मॉल स्केल के लिए, अगर बड़ा वाला बनाना चाहता था, लेकिन उसमें से भी 12 ना, 12 आइटम के लिए तो अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 12 के अलावा जो है वो अभी भी एसएसआई के लिए ही रिजर्व है। अगर लार्ज इंडस्ट्री करना चाहेगा तो उसको अभी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और तीसरा, अब आ जाओ लोकेशनल पॉलिसी। क्या पढ़ते हैं हम? लोकेशनल पॉलिसी। जो लोकेशनल पॉलिसी है वो ये है कि कोई भी ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा, तो याद रखिएगा उसके 25 किलोमीटर तक आप क्या नहीं लगा सकते,
इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। अगर आप लगाएंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मान लो अब मैं दिल्ली का मैप बना रहा हूं, ये मान लो दिल्ली है, कहा सर ये अमीबा है, जिसको अमीबा लग रहा है भाई तुम अमीबा समझो, मेरे लिए तो ये क्या है दिल्ली। तो इसका 25 किलोमीटर का रेडियस निकालो। 25 किलोमीटर समझते हैं, आउटर लिमिट से 25 किलोमीटर का रेडियस। मान लो ये 25 किलोमीटर का क्या हो गया रेडियस, देख रहे हो कितना अच्छा 25 किलोमीटर का रेडियस है मेरा, ये हो गया 25 किलोमीटर का रेडियस। अच्छा इसके बाहर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यस, लेकिन इसके अंदर लगाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन कितना है, दिल्ली का पॉपुलेशन तो 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख तो लक्ष्मी नगर की गली से निकलेगा। अभी पहले मैं करोल बाग में रहता था, वहां की कुछ गलियां, अगर आप लोग करोल बाग में से कोई आते होंगे, करोल बाग में कौन कौन पूरा है, बिडनपुरा, ये पूरा वो पूरा, मैं सुबह सुबह देखता था कि एक एक गली में से लाखों लोग सिर दिखता था लोगों का, इतने लोग निकलते थे। तो भाई पॉपुलेशन का चिंता नहीं करना अपने देश में, खासकर दिल्ली में, करोल बाग, लक्ष्मी नगर, अरे पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोरोना को फैलने के लिए थोड़ी कुछ सोचना पड़ता होगा, कहा इतने लोग हैं क्या दिक्कत है, एक को होगा लाखों को होगा। आजकल मैं देखता हूं शादी में एक अलग ही इम्यूनिटी लोगों में आ गई है, कोई मास्क नहीं लगाता है। आप लोगों की शादी होती है, खूब शादियां हो रही हैं। कल भी मैं रात में एक शादी अटेंड करने के लिए गया था और मैंने देखा कोई मास्क नहीं लगाया, मैं अकेला मास्क लगाया। कुछ देर के बाद मुझे भी शर्म आने लगी मास्क लगा के, मैंने भी मास्क हटा दिया। और कोई चेकिंग वेकिंग नहीं, क्योंकि शादी वादी बड़ा इमोशनल मुद्दा है, पुलिस वुलिस भी वहां नहीं आती है, पुलिस आती तो खाना खा के चली जाती है यही होता है ना। हाँ मैंने देखा एक्चुअली लोग इतने सजे धजे होते हैं, मास्क लगा के 1 लाख का तो खराब हो जाएगा मामला। वो जो 1 लाख रुपए क्या लगाते हैं, क्या वो चेहरे पे क्या थोपते हैं, मेकअप। विश्वास कीजिए एकदम चेहरा, शादियों में आप पहचान नहीं पाएंगे किसी को, एकदम अलग दिखते हैं वो। मतलब आप कल मिले हो उनसे और शादी में मिलो, खासकर गर्ल्स और जो लेडीज हैं, कम से कम मुझे लगता है 1 मीटर का तो एकदम लगा रहता होगा। इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता, नहीं, कम से कम पहचान में तो आओ यार। मान लो कि कोई आपको बोले कि आप सुंदर लग रहे हैं, तो उसके लिए पहले पहचानना जरूरी है ना कि आप हैं कौन। मतलब हद मैंने देखा। तुम लोग भी ऐसे करते हो, लड़के भी करते हैं आजकल। वो क्या बोला तुमने, क्या लगाते हैं, मेकअप। लड़के भी करते हैं, चेहरे के ऊपर क्या लगाते हैं, गोबर। चलिए बात समझ में आ गया। तो बताओ जल्दी से, कौन से जगह पे आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई भी ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख, अगर उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में लगाना चाहते हो तो तुम्हें लेना पड़ेगा लाइसेंस। लेकिन 25 किलोमीटर के बाहर लगाओगे तो तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन का मतलब आप 25 किलोमीटर के अंदर लगा पाएंगे, आपको फिर भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। उसका कारण है, या तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया तो पहले से इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां क्या पूछेगा, बताओ। तो दिल्ली यूपी बॉर्डर तक है, उधर हरियाणा बॉर्डर तक है, ये ना यूपी बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर यहीं तक है ना दिल्ली। लेकिन दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे बताओ तो कहां का, ओखला सुना है, ओखला सुना, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया है, और बोलो पटपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया है। तो देखो सब दिल्ली में है ना। दिल्ली से 25 किलोमीटर तो तुम भूल जाओ तो मेन दिल्ली में अंदर है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही, तो वो तो इंडस्ट्रियल एरिया ही है, तो उसको अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन लक्ष्मी नगर रेसिडेंशियल है, अगर लक्ष्मी नगर में इंडस्ट्री लगाओगे तो फिर आपको तो 25 किलोमीटर क्या हो तो अंदर माना जाएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा। अच्छा लेकिन 25 किलोमीटर के बाहर लगाओगे तो, जैसे पहले दिल्ली बॉर्डर पे गए और 25 किलोमीटर आगे बढ़ के 26वें किलोमीटर पर लगाए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 26वां किलोमीटर किस स्टेट में पड़ता है वो स्टेट जानेगा। इसलिए तो ये जब लोकेशनल पॉलिसी आया तो पहले सारी इंडस्ट्री दिल्ली में थी, तो दिल्ली से उठा के फेंका सबको बाहर, कुछ गिरा नोएडा में, कुछ गिरा गुड़गांव में। तब ना नोएडा, गुड़गांव, सोनीपत सुना होगा, ये सब बनाओ। ये सब अब किस में आ रहा है, एनसीआर में। अब शायद सोनीपत तो एनसीआर में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है आने वाला है। आप लोग को कोई है सोनीपत, इस सबसे? गुड़गांव तो एनसीआर है ही ना, मानेसर तक जा रहा है। हाँ अच्छा, आप उधर से या बिलोंग करते हैं क्या? अच्छा है। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, हम दिल्ली में ही लगा रहे हैं लेकिन नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अब जैसे कॉल सेंटर खुल रहा है, तो कॉल सेंटर खुल रहा है तो कंप्यूटर पे फोन कर रहा है, तो नहीं काम कर रहा है ना, तो उससे भी पोल्यूशन हो जाएगा क्या?
तो याद रखिएगा, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, प्रिंटिंग, अब ये सब छोटे मोटे क्या हैं, आपके नॉन पॉल्यूटिंग हैं। तो नॉन पॉल्यूटिंग को तो अलाउ किया गया है, वो तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉन पॉल्यूटिंग, नॉन पॉल्यूटिंग, अब नहीं पॉल्यूशन होता होगा, अलाउ किया। देखो एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में देखना ही नहीं कि पॉल्यूटिंग है कि नहीं, लेकिन जो बाहर है इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर, से लक्ष्मी नगर है, अब लक्ष्मी नगर में कॉल सेंटर खुल सकता है कि नहीं खुल सकता है, खुलता ही है, तो ये नॉन पॉल्यूटिंग है। पॉल्यूटिंग वाला जगह या तो इंडस्ट्रियल में या 25 किलोमीटर के बाहर, या तो लाइसेंस ले, या तो क्या ले, लाइसेंस ले। चलो अब आओ जल्दी पढ़ो, तो क्या लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आता है बहुत बार। एक बात बताओ, मैंने तुम लोग को बोला था, देखो एक नाव्या गुप्ता नाम की स्टूडेंट गुस्सा हो गई D2H पे, मैंने बोला ना 1 मीटर का लगाते हैं वो क्या चीज, मेकअप, तो कह रही इतना भी नहीं होता सर, आधा मीटर होता है। वैसे वो आधा मीटर नहीं बोली है ना। चलो सुनो, अब IEM, एक बात बताइए, अभी मैंने बोला था कि रेगुलेट आपको तभी कोई कर पाएगा जब वो आपके बारे में जानेगा। आपके बारे में जानने के लिए या तो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा या लाइसेंसिंग का होगा, लेकिन सरकार ने तो रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट भी हटा दिया और लाइसेंसिंग का भी हटा दिया, तो सरकार जानेगी कैसे किसी के बारे में कि हमारे यहां कितना इंडस्ट्री चल रहा है। तो बोला कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खत्म, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट खत्म, लेकिन एक छोटा सा काम कर देना, ये इंटीमेशन कर देना, बस क्या कर देना, मतलब हमसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, हमसे लाइसेंस लेने की जरूरत। लाइसेंस का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। हमसे लाइसेंस मत लो, हमसे रजिस्ट्रेशन मत कराओ, लेकिन यार कम से कम ये तो बताओ कि तुम एक फैक्ट्री खोलने जा रहे हो। तो एक IEM नाम का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट का नाम है, किसका नाम है ये, डॉक्यूमेंट। ये आपको बस फाइल करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, बस आपको फाइल करना पड़ेगा, बस फाइल करना है। तो इंटीमेशन है ये, है ना। तो बताओ तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, क्या ये इंटीमेशन डॉक्यूमेंट है, बोलो, ये इंटीमेशन डॉक्यूमेंट, इंटीमेशन डॉक्यूमेंट लिखो, IEM के सामने लिखो इंटीमेशन डॉक्यूमेंट, इंटीमेशन डॉक्यूमेंट लिखो। ठीक है, अच्छा सारे सब्जेक्ट का चेकलिस्ट मैं डाल दूं आज अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूं आज। इंस्टाग्राम पे तुम लोग नहीं हो क्या, अरे तुम लोग वहीं तो हो, मैंने पूछा इंस्टाग्राम पे तुम लोग नहीं हो, कह रहे तो हम वहीं हैं बस, है ना। अच्छा आप लोग बच्चे फेसबुक नहीं देखते ज्यादा, तो इंस्टाग्राम पे ऐसा है क्या, मैं तो जाता हूं देखता हूं सिर्फ फोटो लगा रहता है सबका बस, और तो कुछ होता नहीं है उसमें। क्या फीचर था, फोटो लगाना बस, और वो मतलब वो फिल्टर उल्टर लगा के गधा घोड़ा बन जाना, कुत्ता बन जाना। अच्छा स्नैपचैट पे होता है वो। चलिए तो बताओ IEM इज व्हाट, क्या IEM कोई अप्रूवल का डॉक्यूमेंट है, इंटीमेशन डॉक्यूमेंट है। इंटीमेशन की बस भाई अब तुमको रजिस्ट्रेशन तुम ले नहीं रहे, लाइसेंसिंग तुम ले नहीं रहे, तो यार कम से कम बता तो दो यार कि तुम क्या हो, कहां लग रहे हो, कौन इंडस्ट्री लगा रहे हो, इतना तो बताओ यार, हमारा भी पॉलिसी है। तो चलो इसमें देखो कितना अच्छा लिखा मैंने, ऐसी इंडस्ट्री जो एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना। देखो तो तुम्हारी बुक में भी गलत लिखा हुआ है, क्या इंडस्ट्रियल वर्ड है, क्या है इंडस्ट्रियल। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस से मुक्त हैं, जिनको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उनको बस ये काम करना है। जो जिनको लाइसेंस आज भी लेना है वो तो लाइसेंस लेगा तो सरकार को उसके बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, उनको क्या फाइल करना है, IEM। IEM का 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, पार्ट ए आपको तब करना है जब आप इंडस्ट्री लगाने जा ही रहे थे। अब मान लो इंडस्ट्री लग गया, अब वहां पर मशीन चलना स्टार्ट हो गया, क्या चलना स्टार्ट हो गया, मशीन मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करते ही कौन सा फाइल कर देना, पार्ट बी। तो पार्ट ए प्रोडक्शन से पहले, पार्ट बी प्रोडक्शन के बाद। इसमें कोई अप्रूवल चाहिए या बस ये इंटीमेशन है, सिर्फ इंटीमेशन। इतना तो करो यार, ऐसे तो सरकार को ही मालूम नहीं चलेगा कि इस देश में कितने इंडस्ट्रीज हैं। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलो, IEM किसको फाइल करना है, ऐसे को जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पार्ट ए का फाइल करना है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन, और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन पार्ट बी। लाइन बाय लाइन पढ़ें अब। चलिए IEM एक एप्लीकेशन है ओनली फॉर एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भारत में अब ये इंडस्ट्रियल यूनिट लग चुका है, सिर्फ इंटीमेट कर रहे हैं। टिक लगाते चल रहे हो ना, कहा हमारे बुक में अलग लिखा हुआ है ना।
तो अभी नए मॉड्यूल से तुम जानते हो मैं तो बुक मॉड्यूल आईसीएसआई मॉड्यूल से बनाता हूं, तो मॉड्यूल जब जब चेंज होगा मेरा बुक चेंज होगा। आइए, ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो किस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड है बताओ, लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड है। उसमें भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से डील करते हैं तो, और अगर आप सर्विस सेक्टर से डील करते हैं तो कितना है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा। तो इसका मतलब इस चार्ट में अब एक कंडीशन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा बताओ, आईएम सबको फाइल करना है या एग्जेम्प्टेड में से भी जो बड़े हैं, है ना, तो एक तो एग्जेम्प्टेड है आप, प्लस मैं दूसरा कंडीशन लिख देता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट था, बोलो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, और दूसरा क्या सर्विस। जानते हो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा होता है, सर्विस में कम होता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, बोलो 10 करोड़ और मोर, ये लिखते जाना, ठीक है। और सर्विस से जुड़े हुए हो तो इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 5 करोड़ और मोर। तो याद रखना आईएम तब फाइल करना जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। पहला कंडीशन ये है कि आप इंडस्ट्रियल लाइसेंस से मुक्त हैं, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, और सर्विस वाले हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, तब आईएम फाइल करना है। मान लो मैं इंडस्ट्रियल लाइसेंस से मुक्त हूं लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट 2 ही करोड़ का है, तो आप बहुत छोटे हैं, तो आपको इंटीमेशन भी देने की जरूरत नहीं है। तो बताओ इंटीमेशन की भी कहानी कहां से शुरू होती है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ सेक्टर। तो याद रहेगा। तो बताओ आईएम किसको फाइल करना है, एक तो पहले आप लाइसेंस से मुक्त हैं, एग्जेम्प्ट है, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा इन केस ऑफ सर्विस। अगर ऐसा है तो आपको क्या फाइल करना है, आईईएम। कोई दिक्कत, लिख लिया था ना सबने, चलो अब फिर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, आओ। ठीक है जी, समझ में आ गया। बाकी ये सबके लिए है, चाहे यूनिट लगा रहे हो, चाहे न्यू आर्टिकल बना रहे हो, चाहे न्यू अंडरटेकिंग बना रहे हो, सब में आपको क्या करना है, फॉर्म आईएम। अच्छा बताओ आईएम फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म जाएगा, फॉर्म का नाम ही क्या है, आईएम। फॉर्म आईएम फाइल कर देना है। पार्ट ए फाइल करोगे शुरुआत में और पार्ट बी फाइल करोगे बाद में। अच्छा किसको फाइल करोगे, याद है ये सब इसलिए पढ़ाया था तुम लोग को, SIADIPP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कोई दिक्कत। अब इसके बाद कोई अप्रूवल सबकी जरूरत है क्या, ना, सिर्फ इंटीमेशन देके छोड़ दो, पार्ट ए ऑफ आईएम फाइल करके छोड़ दो। अगला आपको बाद में पार्ट बी भी फाइल करना। आप जानते हो ये सब भी ऑनलाइन हो चुका है, ये सब भी क्या हो चुका है, ऑनलाइन। आपको पार्ट बी तब फाइल करना है जब आपने कमेंसमेंट शुरू कर दिया हो, किसका, प्रोडक्शन का। बस इतना ही था, इससे ज्यादा अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। कोई दिक्कत। फीस भी सब अब नहीं है, तुम्हारे नए वाले बुक में है ही नहीं, तो जब नया आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है तो बेकार में क्यों, बेकार में सिर पे टेंशन ले हम। चलो हेडिंग बोलो। अच्छा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो आईईएम वाली बात, ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था सब कुछ, नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो अब थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट भी है। स्टेट गवर्नमेंट का भी कहना है कि आपको हो सकता है कि स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से क्या लेना पड़ जाए, आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ये सब लेना पड़ जाए। लेकिन अभी तो हर स्टेट पे डिपेंड करता है। अब हर स्टेट का क्या क्या है पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मुझे नहीं मालूम। अब मुझे नहीं मालूम तो आईसीएसआई को भी नहीं मालूम, और मालूम अगर करेंगे तो एक अलग से चैप्टर बनेगा, 29 चैप्टर बनेगा हर स्टेट का अलग अलग। तो इसलिए एक एग्जाम्पल देके छोड़ दिया। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल उठाया है, वेस्ट बंगाल का। किसका, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल। अच्छा वेस्ट बंगाल का, और वहां पे रूल क्या है, सो सुनो। वहां पे रूल है कि आपको जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से क्या लेना पड़ता है, एक कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट। अब वहां पे वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक लॉ तुम लोग पढ़े तो थे, पॉल्यूशन लॉ। तुम लोग अगर पढ़ चुके हो, अगर तुम लोग का जून अटेम्प्ट होगा तो पढ़ ही चुके होगे, बाकी तुम पढ़ोगे फिर से। पॉल्यूशन लॉज, उसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन लोगों ने 5 कैटेगरी बना दिया है जो ज्यादा, देखो जैसे स्पेशल रेड, अरे ये तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो बताओ तो इनको किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट टू ऑपरेट या सर्टिफिकेट टू एस्टैब्लिश, सीईओ या सीओओ, कौन अथॉरिटी,
वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लिख लो, ये फुल फॉर्म लिख लो, बाद में पता नहीं चलेगा तुम लोग को WBPCB कहोगे सर ABCD गलत लिख दिया है कोई, है ना। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिख लो कहीं पर, वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखो, लिख लिया, कहीं भी लिख लो, तुम बाद में तो काम आएगा ही ना। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि बाद में नए बुक के साथ हम गूगल ड्राइव पे पढ़ेंगे, वाह वाह। वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अच्छा रेड वाला किससे लेगा? अब तुम लोग बोलो यार मैं क्यों बोलूं, हर चीज मैं ही बोलूंगा क्या? बोलो रेड वाला कौन किससे लेगा, कौन अथॉरिटी? अच्छा फिर से रेड है, लेकिन इस बार रेड से थोड़ा कम रेड वाला होगा, मतलब रेड में भी दो तरीके का बनाया होगा, वो किससे? अच्छा फिर ऑरेंज, अच्छा ऐसे होता है ना, रेड से थोड़ा पीछे ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज वाला है, ये पॉल्यूशन का। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया तो पॉल्यूशन का, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता होगा उसको किस किस कैटेगरी में रखता होगा, आप समझ में आ गया? चलो फिर ऑरेंज एक सीओ है और एक ऑरेंज सीओ है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। DIC का मतलब यहां पर लिखा हुआ तो था, ये नहीं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, DIC का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, समझ में आ गया? ऑरेंज वाला फिर किससे लेगा, इससे। ग्रीन वाला किससे लेगा, इससे। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। तो डिपार्टमेंट मतलब ऑफिसर का भी नाम बता दिया, किससे सर्टिफिकेट लेना है और किस ऑफिस में जाके लेना है, ये भी आपको बता दिया। बात समझ में आ गया? तो ये तो वेस्ट बंगाल का था, बाकी हर स्टेट का क्या क्या है ये हमें मालूम नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया। कोई दिक्कत? अब बोलो हेडिंग बोलो, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। देखो जनरली तुम्हें याद होगा SSI को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ऑलरेडी होता है, याद है ना, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या है, देखिए सब मिला के कितने प्रोजेक्ट हैं, 32 प्रोजेक्ट, ये तो तुम्हारे पुराने बुक में भी होगा। 32 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसे भी ये IDRA एक्ट से नहीं आ रहा है, कौन सा एक्ट से आ रहा है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से। 32 प्रोजेक्ट ऐसे हैं। अच्छा इस 32 प्रोजेक्ट का नाम बताओ, इसमें से कुछ का नाम बता रहा हूं, बताओ कौन कौन? पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट, बल्क ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेपर्स एक्सेट्रा, ये सब पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं। इनके लिए तो आपको कहां से लेना पड़ेगा? भारत सरकार से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं अब एक्सपेंशन का और मॉडर्नाइजेशन का, तो उसके लिए थोड़ा सा एग्जेम्पशन है। जो पहली बार लगाओगे उस 32 प्रोजेक्ट का तो तुमको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन में कितना पैसा लगा रहे हैं? 1000 मिलियन से कम। और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन में कितना पैसा लगा रहे हैं? 500 मिलियन से कम, तब तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन में इससे ज्यादा खर्च हो रहा है तो फिर से क्या लेने की जरूरत है? एक्सपेंशन के लिए भी और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी क्या लेने की जरूरत है? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस 3 जगह लेने की जरूरत है। पहली बार बनाओगे तो अगर वो 32 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो, मॉडर्नाइजेशन और तीसरा कौन है? एक्सपेंशन। ये सब तब जब आप लिमिट पार करोगे तब। लेकिन ये जो एक्सेप्शन दिया 500 मिलियन और 1000 मिलियन वाला, ये इन पर नहीं लगेगा। किन पे नहीं लगेगा? देखो तो यहां से, अनलेस पेस्टिसाइड्स के लिए नहीं लगेगा। पेस्टिसाइड्स में तो आपको हमेशा चाहे 1 रुपए का मॉडर्नाइजेशन करो, 1 रुपए का एक्सपेंशन करो, आपको हमेशा क्या लेना पड़ेगा? बोलो, क्लियरेंस। बल्क ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, अबेस्टस प्रोडक्ट, इंटीग्रेटेड पेंट कॉम्प्लेक्सेस, माइनिंग प्रोजेक्ट, डिस्टिलरीज, डाइज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर एक्सेप्शन लगता नहीं है। इनके ऊपर तो हमेशा ही, चाहे मॉडर्नाइजेशन 1 रुपया का हो, चाहे एक्सपेंशन 1 रुपया का भी हो, इनके ऊपर तो हमेशा ही इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत होगी। एबेस्टस पहले के जमाने में तुम स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर तुम देखते होगे ऐसे ऐसे लगा रहता था। पहले रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म बनते थे, अब तो वो लगाने लगा है टीन, हाँ टीन शेड, जो तुम लोग टीन बोलते हो, यहां देखा मैं दिल्ली में लोग उसको सीमेंट की चादर बोलते हैं। मैंने कहा अरे भाई तो पहली बार सुना मैंने, सीमेंट की चादर। ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे जो पानी बीच से निकलता है ऐसे ऐसे करके, आपने नहीं देखा? स्टेशन पे नहीं देखा क्या? आजकल तो टीन का बना दे रहा है, लेकिन पहले वो एबेस्टस का होता था, व्हाइट कलर का होता है। व्हाइट का मतलब थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, वो ऐसे 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 बना हुआ होता है। आज भी छोटे छोटे स्टेशन पे आपको मिल जाएगा वो, है ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जहां लगाए रहते हैं तो एबेस्टस ही लगाए रखता है अपने ऊपर।
इससे एक्चुअली कैंसर फैलने का डर होता है। जहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, उस इन्वायरमेंट में थोड़ा कैंसर वाली बात आ जाती है, लोगों को कैंसर हो जाता है, इसलिए बोला। बाकी मैंने बोल ही दिया था एसएसआई। एसएसआई ये ना जिनका इन्वेस्टमेंट, तुम ना ये हटा देना, बस एसएसआई लिख के छोड़ दो, ये 10 मिलियन वाला हटा दो, बस ये काट दो। काटना क्या है ये मैं बता रहा हूं, पूरा बुक मत काट देना, बस ऐसा। एसएसआई को मैं पहले बता दिया था, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। एसएसआई को कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर किसको डेलीगेट कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि थर्मल पावर प्लांट के केस में तो आप स्टेट गवर्नमेंट से भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले लेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, आसान, लेकिन एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। आगे बढ़े, चलो भाई। अब खत्म, कौन खत्म हो गया, आईडीआरए खत्म। अब क्या स्टार्ट होता है, एमएसएमई। तुम देखो आईडीआरए का फुल फॉर्म था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वहां रेगुलेशन वर्ड था, यहां तुम देखो रेगुलेशन है ही नहीं। एमएसएमई का फुल फॉर्म बताओ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट। इनको रेगुलेट नहीं करेगा, इनको तो सिर्फ क्या करेगा, डेवलप। ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे हैं, है कि नहीं, तो इनको सिर्फ डेवलप करने की जरूरत है, इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो जल्दी बताइए, जो अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम को, सूक्ष्म लघु होता है, लघु होता है, लघु होता है शायद, ये ध है घ है, ध कौन होता है, अच्छा लघु एवं मध्यम उद्यम, है ना, उसको उद्यम बोलते हैं, उधम, है ना। और ये क्या, एमएसएमई आवर स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति है, क्योंकि एमएसएमई आज माइक्रो है, कल स्मॉल बनेगा, परसों मीडियम बनेगा और एक समय के बाद लार्ज बनेगा, क्योंकि रिलायंस भी कभी माइक्रो रहा होगा, नहीं रहा होगा, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऐसे, रिलायंस भी कभी माइक्रो था, है ना। चलिए अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइज क्या होता है भाई, एंटरप्राइज का मतलब सब कुछ है। एंटरप्राइज, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं सर एंटरप्राइज कंपनी का नाम होता है क्या। एंटरप्राइज का मतलब हर वो जगह जहां कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है, जहां क्या हो रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटी। कॉमर्शियल एक्टिविटी कहां हो सकता है, फैक्ट्री में भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी हो सकता है, हेड ऑफिस में भी हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, कोचिंग में भी हो सकता है, नहीं समझे आप, फर्म में भी हो सकता है, एलएलपी में भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में भी हो सकता है, इवन प्रोप्राइटर भी एंटरप्राइज खोलता है। आप देखना दुकान का नाम एंटरप्राइज लिखा रहेगा, है ना, चिंटू एंटरप्राइज, देखा है, का एंटरप्राइज देखा, चिंटू नहीं देखा, चिंटू भी है, अरे वाह। चलिए अच्छा, लेकिन ये सब याद रखना, सब कुछ है प्रोवाइडेड आप उस सेक्टर से जुड़े हुए हो जो शेड्यूल्ड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। अच्छा मालूम चला मेरा एक ऑफिस है और उस ऑफिस में 4-5 क्रिमिनल बैठे रहते हैं, दारू पी रहे हैं दिन रात और डेली किडनैपिंग का वो सोच रहे हैं, क्या वो दुकान इंडस्ट्री है या एंटरप्राइज है। एंटरप्राइज वो जो वही आईडीआरए के फर्स्ट शेड्यूल से मैच करे, किससे मैच करे, फर्स्ट शेड्यूल से मैच करे। तो फर्स्ट शेड्यूल से जुड़ा हुआ कोई काम, फर्स्ट शेड्यूल में तो लीगल इंडस्ट्री का नाम है, लीगल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम कहीं भी हो रहा होगा उस जगह को आप एंटरप्राइज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, एंटरप्राइज। तो एंटरप्राइज किसी कंपनी का नाम नहीं है, एंटरप्राइज मींस हर वो जगह जहां कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले बताओ। तुम थोड़ा सा आगे हो जाओ, हाँ जी तुम थोड़ा सा आगे हो जाओ, तुम तो दिखाई नहीं दे रही हो इसकी वजह से, ठीक है। जब टीचर देखते रहते हैं ना तो ज्यादा अच्छा होता है। क्या मालूम चला 2-3 पहर का नींद ले चुकी हो, नहीं ली ना, अच्छा चलो पढ़े। तो एंटरप्राइज का मतलब कोई स्पेसिफिक चीज या हर वो जगह जहां पे कोई कॉमर्शियल काम हो रहा है, ठीक है। तो एंटरप्राइज का मतलब जो है लिखा, कोई भी बिजनेस कंसर्न, कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कोई भी एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे तुम उसको फर्म बोल दो, चाहे उसको ट्रस्ट बोल दो, चाहे उसको सोसाइटी बोल दो, चाहे उसको एलएलपी बोल दो, चाहे उसको कंपनी बोल दो, बस इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री आईडीआरए के फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले बताओ। या अच्छा कोई बोले सर मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ा होगा तो भी, या सर्विस वाला भी, सर्विस वाला भी। अब जैसे मैं कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, यहां पे अपना कोचिंग चला रहा हूं, तो कोचिंग इंडस्ट्री लिखा हुआ होगा कहां पे, सर्विस इंडस्ट्री में आता है, और सर्विस इंडस्ट्री कहां होगा, आईडीआरए में होगा।
चलो अब बात आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरेस्ट, मतलब कहां तक कोई माइक्रो है, कहां तक कोई स्मॉल है और कहां तक कोई, यही डेफिनेशन भी है और यही एक तरीके का तुम देखो तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। क्या है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो कहीं लिख लो थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी एग्जाम में थ्रेशोल्ड लिमिट आ जाए तो तुम कहोगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये चेंज हो गया तुम्हारे बुक में, तुम्हारे पुराने बुक में तुम देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग है, सर्विस वालों के लिए अलग है ना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस वालों के लिए अलग, है ना, लेकिन अब सबके लिए एक ही है। अब देखो ये कब से चेंज हुआ जरा देखो तो, ये सीधा मैं एमएसएमई की वेबसाइट से ला रहा हूं, एमएसएमई की वेबसाइट पर यही लिस्ट है, मैंने वहीं से उठाया है। बात समझ में आ गया, इंटरनेट में मैंने कहीं कहीं देखा अलग दिखा रहा है, पर एमएसएमई की वेबसाइट से तो मैं यही उठा के लाया हूं। अब अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूं, एमएसएमई है ना, इसमें देखो कहीं पर आ रहा है डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, देखो यही आ रहा है, देखो जो मैंने बुक में दिया हुआ जरा देखो तो, देख पा रहे हो तुम लोग, रिवाइज क्लासिफिकेशन अप्लीकेबल विद इफेक्ट 1 जुलाई, और यही है ना, देखो 5 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, अपने बुक में भी यही लिखा हुआ है। दिखा नहीं दिखा तुम लोग, बस ऐसे मुंह हिला दिया, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, कहा आप पर विश्वास है, आप सच्ची दिखा रहे होंगे, हैं? तो यहां पे बाकी मैंने कुछ देखा गूगल पे, तो कुछ लोग कुछ से कुछ लिख रहे हैं, पर भाई जो वेबसाइट पे है मैं तो उसी को समझूंगा, है ना। तो वेबसाइट पर यही आ रहा है, और वेबसाइट पे जो आ रहा है मैं बता देता हूं। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी वही है और सर्विस के लिए भी वही है, पहले तो ये समझ लो। तो टिक मार दो जिनके पास नई बुक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए सेम ही है, अलग अलग नहीं है। अब इसमें है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी, ये तो हो गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इक्विपमेंट किसके लिए होता है, सर्विस वालों के लिए। एक बात बताओ, मैं कोचिंग खोलूंगा तो प्लांट एंड मशीनरी लगाऊंगा कि बच्चों को सीएसडब्ल्यूटी में डाला मशीन में और निकला सीधा सीएस प्रोफेशनल बन के? अच्छा कोई ऐसा मशीन लगाऊंगा यहाँ पे कि तुम लोग सीएसडब्ल्यूटी में आए, उसको तुम मशीन में डाल दिया, अंदर मैन्युफैक्चरिंग चला, अब बाहर निकले एकदम सीएस बन गया, सीएस का लोगो वो लगा हुआ है एकदम। अगर ऐसा होता तो मजा आता, लेकिन उसके अंदर पीस जाओगे, बदलो तैयार हो, मशीन के अंदर पीसा जाएगा तुमको बढ़िया से, मतलब मौत पक्का है, लास्ट निकलेगा एज ए सीएस। तैयार हो, बताओ यही ठीक है ना? कोचिंग वोचिंग करना, पढ़ाई वढ़ाई करना, यही ठीक है ना? मशीन तो जरूरी नहीं है ना। चलिए सुनिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, प्लांट एंड मशीनरी, और इक्विपमेंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, सर्विस। मेरा कोचिंग है तो इक्विपमेंट ही तो खरीदूंगा, जैसे टीवी खरीदा, प्रोजेक्टर खरीदा, तो ये सब क्या होता है हमारे लिए, इक्विपमेंट। प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी लगाऊंगा यार। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या वर्ड चलता है, इक्विपमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या चलता है, प्लांट एंड मशीनरी। तो देख लो, तुम्हारा अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़ तक, तो तुम माने जाओगे माइक्रो। और तुम्हारा टर्नओवर, इस बार 2 तरीके का क्राइटेरिया दिया है, कौन कौन है क्राइटेरिया, कौन कौन है जल्दी बताओ? टर्नओवर वाला भी है और इन्वेस्टमेंट वाला भी है। और टर्नओवर अगर तुम्हारा कितना एग्जैक्टली, 5 करोड़ तक। अच्छा इस बीच में एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो बताओ माइक्रो बनने के लिए कितने कंडीशन है, 2। पहला बोलो, आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी आ रही आवाज? अब चलो सुनो, तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, 2 क्राइटेरिया है। एक तो आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी और इक्विपमेंट। इक्विपमेंट किसके लिए बोलते हैं, सर्विस वालों के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए क्या बोलते हैं,
1 करोड़ तक ही होना चाहिए और तुम्हारा एनुअल टर्नओवर भी 5 करोड़ तक ही होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। दोनों में से एक भी आगे निकल गया तो तुम माइक्रो नहीं रहोगे, या तो स्मॉल बन जाओगे या मीडियम बन जाओगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्यों? बीच में क्या लिखा हुआ वर्ड? एंड। क्या लिखा हुआ है? एंड। अब देखो स्मॉल, स्मॉल क्या? तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा, लेकिन कहां तक? टर्नओवर कितना है? सॉरी यहां 1 करोड़ था ना। 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन कहां तक? 10 करोड़ तक। और इधर 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन कहां तक? सीधा 10 गुना, नहीं हुआ 10 टाइम्स। अरे माइक्रो का 10 टाइम्स है स्मॉल, याद रखने का तरीका सीख लो। और माइक्रो का 50 गुना है तुम्हारा मीडियम। देखो मीडियम के लिए क्या बोला है? आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी इक्विपमेंट कितना है? 50 करोड़। और एनुअल टर्नओवर कितना है तुम्हारा? 250 करोड़। तो सीधा नहीं है, तुमको याद सिर्फ रखना है माइक्रो। माइक्रो याद रख लो, उसका 5 गुना स्मॉल है और उसका 10 करोड़ ना, सॉरी उसका 10 करोड़, उसका 10 गुना ना, उसका 10 गुना कौन है? स्मॉल। और उसका कितना? 50 गुना कौन है? मीडियम। बस। तो चलो माइक्रो के हिसाब से देखते हैं। तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी कितना होना चाहिए? 1 करोड़ तक। और एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ तक का मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसी को मैं बस 10 गुना करूंगा तो ये स्मॉल बन जाएगा। 1 करोड़ का 10 गुना कितना होता है? 10 करोड़। 5 करोड़ का 10 गुना कितना होता है? 50 करोड़। अब इसी मीडियम के लिए अगर मैं जाना चाहूं तो इसी का मैं कितना गुना कर दूंगा? 50। 1 करोड़ का 50 गुना कितना होता है? 50 करोड़। अब 5 करोड़ का 50 गुना कितना होता है? 250 करोड़, 250 करोड़। तो आसान था ना, मुझे तो याद हो गया। मुझे सिर्फ याद करना माइक्रो वाला। उसका 10 टाइम्स बना दूंगा किसको? स्मॉल को। और 50 टाइम्स इसको बना दूंगा मीडियम। बस तुम माइक्रो याद कर लो। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज अप टू ₹1 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़। स्मॉल में इसकी का 10 गुना, 1 करोड़ को बना दो 10 करोड़ और 5 करोड़ को बना दो 50 करोड़। और मीडियम में इसी का बना देना कितना गुना? 50। 1 करोड़ को बना दो कितना? 50 करोड़। और 5 करोड़ को बना दो कितना? 250 करोड़। क्लियर है? नहीं क्लियर है? एक एग्जाम्पल तुमसे पूछता हूं, तुम मुझे बताना, देखता हूं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब मैं ये चार्ट यहीं छोड़ रहा हूं और तो पूछ रहा हूं। एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, उसका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इन मशीनरी या इक्विपमेंट है वो है 6 करोड़। वो है 6 करोड़, ठीक है। और एनुअल टर्नओवर जो है उसका का 60 करोड़। अब मुझे बताओ ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है? सोच समझ के बताओ जल्दी से। जो बच्चा D2H पे जुड़ा है टाइप करके बताओ। नहीं पर्पस नहीं, मुझे तीनों में से कोई बताओ। इतना कंडीशन वंडीशन नहीं, कोई भी नहीं होगी। वाह वाह क्या बात है, वाह। ये तो नन ऑफ द अबव नहीं है ऑप्शन। यहां डी नहीं है, यहां ABC है बस। या तो माइक्रो या स्मॉल या मीडियम। D2H वाले जल्दी से टाइप करके बताओ क्या है, माइक्रो या स्मॉल या मीडियम है? क्यों फंस गए ना, सारा बच्चा फंस गया, उलट गया। मीडियम बोध तो नहीं होगा, तीनों में से कोई एक। ABC है भाई, बताओ जल्दी। कितने लोग बोल रहे हैं माइक्रो? कोई नहीं बोल रहा। कितने लोग बोल रहे हैं स्मॉल? कोई नहीं बोल रहा। अच्छा तुम स्मॉल बोल रही हो? अच्छा अच्छा अच्छा, नाम भूल गया तुम्हारा। निधि बोल रही है स्मॉल। और कौन बोल रही है मीडियम? मीडियम सब बोल रहा है और बोल रही है। नाव्या गुप्ता इसमें बोले स्मॉल हैंड लगा है। क्या क्या टाइप बच्चा करता है। और कुमारी प्रिया, रीमा, श्वेता, डिंकल, आदित्य, माही, रीना, अभिषेक, पलक, आंचल, श्रुति श्रीवास्तव, ये सब बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं। रजत, ये सब के सब बोल रहे हैं मीडियम। तो बताओ कौन जीतेगा? D2H वाला जीतेगा या यहां जो बैठा हुआ है? द आंसर इज
याद रखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए? सेटिस्फाइड। अगर आप देखो माइक्रो तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि माइक्रो का तो ना तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है ना दूसरा। अब है स्मॉल वाले में पहला कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये क्या नहीं हुआ? स्मॉल नहीं हुआ, ये स्मॉल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्मॉल हुआ। चलो ना तुम लोग को यहां पर अच्छा सा आंसर ही बनवा देता हूं, यहां से हटाओ, यहां ले देता हूं। चलो माइक्रो के लिए तो दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, पर स्मॉल के लिए पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है पर दूसरा नहीं है। अब तुमको मैंने बताया था दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में एंड का मतलब प्लस होता है। तो मीडियम में जाओगे तो मीडियम में बोला था कि 50 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो 6 करोड़ है तो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। नहीं समझ में आया? इसमें ये लिखा है कि 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, यहां लिखा है कहीं? ये लिखा है कि 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं ना, 6 करोड़ तो 50 करोड़ से कम ही है ना। और बोला था एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एनुअल टर्नओवर तो हमारा 60 ही करोड़ है, तो इसका मतलब इसके दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो आंसर इज ये है मीडियम। तो तुमको जो समझना था वो ये समझना था कि हर जगह एंड वर्ड लिखा हुआ है और एंड का मतलब होता है प्लस, जो तुमने समझा नहीं। तुम सब समझे थे, बस निधि नहीं समझी थी बस, है ना। कहा सर कोई गलत आंसर भी तो देगा। 4% रिजल्ट आईसीएसआई का हम ही तो मेंटेन करेंगे। चलिए हो गया, हटाऊं क्या? ये उतार लो भाई, बहुत अच्छा है ये। अच्छा पहले इसको कर लो। पहले वाले स्लाइड में कहां कुछ बोला था मैंने? उतारने में इतना आलस है लोगों को, है ना। सर हम नए बुक पर सीधा उतारेंगे, है ना। है बुक है नया वाला तुम्हारे पास? तुम्हारी नई वाली बुक उसके पास है? पुरानी बुक है? अच्छा अच्छा, चलो हटाऊं क्या? बाप इतना गुस्सा में। नो, मैंने बोला उतारूंगा। नो, अगर हटाया तो गोली मार दूंगी। आज थोड़ी गर्मी कम है, थोड़ी सी कम है, नहीं तो कल तो मतलब पसीना पसीना परेशान हो गया था मैं ना। आज थोड़ा ठीक है मामला। मतलब गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगा ना। कुछ लोग तो ऐसे देख रहा है कि क्या बोल रहे हैं। गर्मी तो है पर वो जो ज्यादा गर्मी जो परेशान करता वो नहीं है। कल परसों कौन तो क्लास में पसीना पसीना से दिमाग खराब हो गया था। चलो हटाऊं क्या? समझ गए ना? अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम में चुनने का, ठीक है। बाकी कुछ इंटरनेट पे मैंने देखा था कि ये थोड़ा अलग भी दिखा रहा है, लेकिन भाई वेबसाइट पर तो यही है। अगर फिर भी कोई अपडेशन होगा तो फिर मैं बता दूंगा। बाकी वेबसाइट पे तो तुम्हें मैंने दिखा भी दिया, ठीक है। इसी के साथ ये हो गया चैप्टर खत्म। अच्छा एक बात याद रखना, नए बुक वाले बच्चे ना ये एडवांस योर नॉलेज और ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन ये सब मत पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि बुक का कंटेंट मैंने भी चेंज किया, ये सब मैंने चेंज नहीं किया था। तो क्या पता ही पुराने कंटेंट के हिसाब से चल रहा हुआ तुम घबरा जाओ। तो सिर्फ अभी नए बुक में से क्या पढ़ना? सिर्फ अंदर के जो मेन मेन कंटेंट है बस वही। एडवांस योर नॉलेज और ये सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन ये सब मत पढ़ना, ठीक है। ये अभी अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट करेंगे हम, ठीक। चलो जी, तो ये चैप्टर तो हो गया KHATAM खत्म।